हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके एग्जामिनेशन से पहले ये लास्ट मैराथन क्लास और ये महा मैराथन क्लास है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरे पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपका कोई भी टॉपिक रह गया हो या फिर अगर किसी चीज़ में डाउट है, इस रिविजन सेशन को पूरा करिए। आपके एग्जामिनेशन देने से पहले आपके लिए सबसे बेस्ट सेशन लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख पाएंगे और उनका भी पेपर 1 क्लियर हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड से। एक और बात बता दूं कि इस पूरे लेक्चर में जो है हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स थे और टाइम कम था, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही रखा है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा जरूर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो देखिए, टीचिंग क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें आप ज्ञान को इम्पार्ट करते हो, देते हो, स्किल्स को डेवलप करवाते हो, एटीट्यूड को डेवलप करवाते हो, बिहेवियरल चेंज देखना चाहते हो, है ना, व्यवहारिक परिवर्तन आप देखना चाहते हो। इसमें सिस्टमेटिक और इंटेंशनल एक्टिविटी होता है, जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि लर्निंग या अधिगम जो है इसको प्रमोट किया जा सके, है ना। ये आर्ट और साइंस दोनों है। आपको भी मालूम है कि टीचिंग एक आर्ट भी है, क्योंकि किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और साइंस भी है। इसके पीछे जो है सिस्टमेटाइज तरीके से आप करते हो, सारा प्लानिंग करते हो, इसलिए ये साइंस भी है। इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, है ना, रचनात्मकता जिसे हम कहते हैं, इनोवेशन या नवाचार इसमें चाहिए, और एक बहुत ही गहन समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए पेडागोजिकल मेथड्स का। मतलब आप शिक्षा शास्त्र के जो है अच्छे जानकार होने चाहिए, तभी आप टीचिंग बेहतर कर पाएंगे। क्या उद्देश्य है टीचिंग का? ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप बच्चों के संज्ञान का विकास या संज्ञानात्मक विकास करना चाहते हैं। उनके जो दिमाग है उनका बौद्धिक विकास करना चाहते हैं। इसमें आपका फोकस होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करने में, जिसमें आप उनके समझ को विकास करते हैं, उनके चीज़ों को जो पढ़ा रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ में वो बताते हैं, और साथ ही साथ एनालाइज करना सिखाते हैं। तो ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो इसमें आप उनके बिहेवियर में क्या चेंज देखना चाहते हैं, कैसे उनके एटीट्यूड को सेव कर रहे हैं, जो वैल्यूज हैं उनको कैसे आप सेव कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो फीलिंग्स हैं उनको, तो ये अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है। और साइकोमोटर डोमेन या साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, यहाँ पर आप उनके फिजिकल और मोटर स्किल्स को डेवलप कैसे कर रहे हैं, आप प्ले को शामिल करके कैसे जो है उनके डेली लाइफ में आप खेल को शामिल कर रहे हैं, जिससे उनका फिजिकल और मोटर स्किल भी बेहतर हो। हैंड राइटिंग उनका बेहतर करवाने के लिए आप कैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये सारे ही साइकोमोटर डोमेन में आ जाते हैं। अब अगला देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए, सबसे पहला लेवल मेमोरी लेवल, याद रखिएगा, ये हर्बर्ट ने दिया था। मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर इसको बोलते हैं। इसमें जो है किसी चीज को रटना, रोट मेमोराइजेशन, ये सबसे जो है याद रखिएगा बेसिक या फिर फाउंडेशनल लेवल होता है। सबसे निचला लेवल ये बेसिक लेवल या फाउंडेशनल लेवल होता है, यही न्यू होता है, और इसी के ऊपर जो है आप बिल्डअप करते हो। तो इसे हर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर, ये बेसिक लेवल होता है टीचिंग का। दूसरा लेवल है समझ का स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको मॉरिसन ने दिया था, और इसका फोकस होता है कॉम्प्रिहेंशन पे। किसी भी चीज को आप कैसे समझ पाते हो, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो, है ना, इंटरप्रेट कर कैसे कर पाते हो। आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे दिया, तो उसको उसमें से आप जो है कैसे इंटरप्रेट करके और उस चीज को समझ पा रहे हो, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप कर पाते हो, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन को, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन या रिलेट कर पाना, ये भी जो है एक बहुत अच्छा यहाँ पर वर्ड है, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से जोड़ा जाता है। इसको मॉरिसन ने दिया था। अगला है रिफ्लेक्टिव लेवल, हंट ने इसको दिया था। और रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, और यहाँ पर आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं और आलोचनात्मक सोच जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे इसमें ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ जो नॉलेज आपने लिया है उसके एप्लीकेशन पे ध्यान दिया जाता है, कैसे आप जो भी नॉलेज आपने लिया उसको नए सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करोगे, और नई नई अगर सिचुएशंस अराइज हो रही हैं तो कैसे उसमें आप अपने प्रायर नॉलेज को यूज करोगे। अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, जो भी आप शिक्षण कर रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, टीचिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है ना, यानी कि गतिशील प्रक्रिया है ये। इसमें आप जो है चेंज ले आते हैं, अपने जो भी आपके आसपास चेंजेज हो रहे हैं उसके हिसाब से अडॉप्ट करते हैं, सिचुएशनल चेंजेस ले आते हैं। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आपने चेंज किया, आपने अपने शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी में भी चेंज किया, और लर्नर का जो नीड है उसके हिसाब से भी आपने चेंज किया। फिर अगला है इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव होना चाहिए,
क्योंकि देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, यानी इंटरेक्शन हो रहा है। बच्चे जो है वो टीचर से सवाल पूछते हैं, टीचर जो है वो बच्चों से जो है कुछ सवाल पूछते हैं या फिर उनको कुछ बताते हैं, तो ये इंटरेक्शन हो रहा है ना। फिर गोल ओरिएंटेड होना चाहिए टीचिंग, मतलब टीचिंग का एक गोल होना चाहिए। लर्निंग आउटकम जो है इसमें आप चाहते हो कि निकले, यानी कि एक क्लास अगर कोई बच्चा पार कर पा रहा है तो उस क्लास में पहुंचने के बाद उसको क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लास फर्स्ट अगर एक बच्चा पार किया तो उस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, उसको जो है डिवीजन या भाग करने आ जाएगा, उसको जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आएगा ही, टेबल्स आ जाएंगे, जो टेबल होते हैं वो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, लर्निंग आउटकम आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हाँ इस कक्षा के लिए ये लर्निंग आउटकम होगा। तो ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर टीचिंग मेथड्स देख लेते हैं। तो देखिए अलग अलग टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, ब्लेंडेड लर्निंग टाइप के अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहला टीचर सेंटर्ड मेथड होता है जिसमें टीचर के ऊपर ही पूरा फोकस होता है। जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड हो गया। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो शिक्षक के ऊपर होता है, वही केंद्र में होता है और शिक्षक को ही प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है और शिक्षक अगर कुछ बता दिया तो उसको ही फाइनल मान लिया जाता है। ये होता है टीचर सेंटर्ड मेथड। और अक्सर हायर एजुकेशन में हमें टीचर सेंटर्ड मेथड इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है और उसके लिए बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें करनी होती हैं और उसके लिए लेक्चर लेना ये ज़्यादा आसान हो जाता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, यहाँ पर डिस्कशन आप करते हो, बच्चे को इन्वॉल्व करते हो, यहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है ना। याद रखिएगा यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है और यहाँ पर लर्नर एक्टिव होता है। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हो सकता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो सकता है और जो इसमें फोकस होता है ना वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट पे होता है, यानी कि जो बच्चा है वो एक्टिव रहे, उसका पार्टिसिपेशन जो है वो सुनिश्चित किया जाए। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड ये हो गया। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, तो देखिए जैसे आप ट्रेडिशनल क्लासरूम कराते हो, जो ऑफलाइन क्लास आप जाके वहाँ पे प्रेजेंट रहते हो, जहाँ पे टीचर भी क्लास में होता है, स्टूडेंट भी क्लास में होता है और उसके साथ साथ अगर ऑनलाइन लर्निंग करा रहे हो, इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इफेक्टिव टीचिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी ध्येय है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर रहे, क्या अचीव करना चाहते हो ये क्लियर रहे। टीचिंग जो आप करा रहे हैं उसका क्या गोल है, ये अगर क्लियर है तो यानी कि टीचिंग बेहतर होना ही है। तो टीचर जो है उसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, है ना। ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हो कुछ और बिल्कुल कंफ्यूज हो कि आप क्या पढ़ाना चाहते हो। फिर एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी आप बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराइए क्लास में, उनसे कुछ सवाल पूछिए, उनको एक्टिव रखिए, उनको बोर मत होने दीजिए, है ना। उनके इंटरेस्ट को बिल्कुल ही जागरूक रखिए। अगर उनका इंटरेस्ट जगह रहेगा तो एंगेज्ड रहेंगे। फिर फीडबैक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टाइमली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आप दे रहे हैं तो उससे बच्चे का भी ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है, लर्निंग अच्छा होता है और आपका टीचिंग भी बेहतर होता है। तो टाइमली और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, बच्चों को बताइए कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं और कैसे उसे सुधार सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आप अपने टीचिंग मेथड को कैसे एडजस्ट कर रहे हो। अलग अलग लर्निंग स्टाइल बच्चों के होते हैं, डाइवर्स नीड्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं आपके क्लास में और चूंकि आपको मालूम है कि क्लास जो है आजकल एक इंक्लूसिव क्लासरूम बन गया है, समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी कक्षा भी जरूरी है और समावेशी कक्षा में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, उनका अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनका अलग अलग नीड्स हैं। उन नीड्स को केटर करने के लिए आपको अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें भी बदलाव करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये अडेप्टेबिलिटी भी टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। फिर ये आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए, फीडबैक वाला हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया। फिर देखिए टीचिंग एड्स और रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कौन कौन से ऐसे सहायता सामग्री हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं पढ़ाते समय या टीचिंग करते समय। तो विजुअल एड्स जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, वीडियो हो गया, इसको यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों का समझ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो। आप टेक्नोलॉजी या तकनीक का यूज कर सकते हैं टीचिंग में, जैसे मल्टीमीडिया का यूज कर लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर लिया, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का यूज कर लिया ताकि लर्निंग को सपोर्ट किया जा सके। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, रेफरेंस बुक हो गया और हैंड्स आउट हो गया, इसको जो है आप यूज करके और कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा उसको पूरा बना सकते हैं, यानी कि कंप्लीट कंटेंट आप दे सकते हैं। तो टीचिंग एड्स हेल्प करता है कि आपका जो टीचिंग, जो आप पढ़ा रहे हो, जो लेक्चर दे रहे हैं क्लास में, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई मटेरियल आप यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं टीचिंग एड। अब हम देखते हैं इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम क्या है, देखिए कैसे आप इवेल्युएट कर रहे हैं, है ना। तो इवेल्युएशन में होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, देखिए अगर आप लगातार असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों का और लर्निंग प्रोसेस यानी आप अधिगम करा रहे हैं और उसी दौरान आपने जो है टेस्ट ले लिया, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ऑनगोइंग फीडबैक है ये, ओके।
ऑनगोइंग फीडबैक का मतलब क्या हो गया कि आप पढ़ाई भी करा रहे हैं और पढ़ाई कराते समय ही आपने एक टेस्ट ले लिया और उस टेस्ट के जरिए आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही है, उनके वीकनेसेस क्या हैं और किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, और उस हिसाब से आपने एडजस्ट कर लिया आपने अपने लर्निंग टीचिंग टेक्नोलॉजी को या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी को। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, आपको मालूम है, एंड टर्म वाला जो एग्जाम होता है, यानी आखिरी में जो भी एग्जाम होता है जिसके होने के बाद क्लास चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट क्लास में एक बच्चा है, उसका एक एंड टर्म एग्जाम होता है और उसके बाद वो सेकंड क्लास में आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। यानी कि ये एंड ऑफ अ यूनिट और अ कोर्स होता है। कोई कोर्स का अगर अंत हुआ तो उस अंत के बाद उनके ओवरऑल लर्निंग को इवेल्युएट करने के लिए आप समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, है ना। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, इसमें डायग्नोज करना, यानी कि कोई बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ये जानना चाहते हैं, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानना चाहते हैं, तो कोई भी अगर आप पढ़ाई या फिर आप शिक्षा शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए कक्षा 2 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो उनको पढ़ाने से पहले आप जानेंगे कि उनके क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं, उनका प्रायर नॉलेज कितना है ना। और अगर ये आपको मालूम करना है तो उसके लिए आप उनका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रोब करते हैं और उन क्वेश्चंस के जरिए आप जानना चाहते हैं कि उन बच्चों को कितना नॉलेज है और उसी के ऊपर बिल्ड अपॉन करके आप आगे भी पढ़ाते हैं, और इसको हम कहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था मीनिंगफुल लर्निंग, है ना। तो ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम देखते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में प्लानिंग हो गया, यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और लेसन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इंप्लीमेंटेशन हो गया, जहाँ पर कंटेंट को डिलीवर करते हैं और अच्छे इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। और साथ ही साथ असेसमेंट के लिए आप स्टूडेंट के लर्निंग को इवेलुएट करते हैं, कितना बच्चा सीख पाया है, और इसके साथ साथ जो भी ज़रूरतें हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं आप इंस्ट्रक्शन में, या कैसे आप पढ़ा रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों के नीड्स के हिसाब से। अब देखिए, जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमने जो जो पॉइंट्स देखे, उनमें कुछ बाधा भी आ सकता है, कुछ बैरियर भी आ सकता है ना, कुछ अवरोध भी पैदा हो सकता है। क्या होते हैं वो अवरोध? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बैरियर। अगर आप जो है वो कम्युनिकेट ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, एज अ टीचर जो है आपकी भाषा में क्लैरिटी नहीं होगा, आपका लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगा, बच्चों का लैंग्वेज अगर अलग होगा तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा, है ना। और ओवरऑल जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो या पढ़ा रहे हो कक्षा में, उसमें क्लैरिटी नहीं रह जाएगी। तो कम्युनिकेशन बैरियर के लिए आपको या तो लोकल लैंग्वेज सीखना चाहिए जो बच्चों को आता है, या फिर जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो तो आप क्लैरिटी रखिए और थोड़ा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका टोन, पिच, आपकी आवाज़ के जो वॉल्यूम है वो तेज होना चाहिए और अच्छे तरीके से बच्चों को जो है आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए। दूसरा है रिसोर्सेज की कमी, यानी कि संसाधनों की कमी अगर हो जाए तो उससे भी टीचिंग बेहतर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टीचिंग मटेरियल्स जो है वही कम पड़ जाएं, बच्चों को किताब नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को कॉपी नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वही उनको नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चे मान लीजिए दृष्टिबाधित हैं तो उनको ब्रेल लिपि की कुछ चीज़ें मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो ये रिसोर्सेज की कमी भी इफेक्टिव टीचिंग के लिए बैरियर साबित हो जाएंगी। स्टूडेंट की डाइवर्सिटी, देखिए अलग अलग स्टूडेंट, उनके अलग अलग लर्निंग स्टाइल हैं, कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है और एबिलिटी भी अलग है, और इससे भी बैरियर पैदा हो जाता है कई बार, क्योंकि देखिए सारे बच्चों को अगर आप फोकस करेंगे तो टाइम टेकिंग प्रक्रिया है ये, और अगर टीचर जो है परेशान हो जाएंगे तो उसमें इफेक्टिव टीचिंग में बैरियर पैदा हो जाएगा। तो ये जो है कुछ बैरियर्स थे। तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपके रिवीजन सेशन में ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं, लेकिन हमने सारे कॉन्सेप्ट को टच किया है। अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रिसर्च क्या होता है? जो अनुसंधान है ये एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसका एम क्या होता है? नए नॉलेज को डिस्कवर करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और साथ ही साथ कोई भी फैक्ट है उसको स्टैब्लिश करना। इसमें कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन होता है डेटा का, और आप कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन एक होता है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो या उसका जवाब आप जानना चाहते हो, या फिर आपने कोई परिकल्पना या हाइपोथेसिस तैयार किया है और इसी परिकल्पना को जो है आप परीक्षण करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि वो हाइपोथेसिस जो है आपका सही है या नहीं है। रिसर्च के कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे रिसर्च सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक इसका पैटर्न है उसको फॉलो करना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसको फॉलो करना चाहिए रिसर्च को। ऐसा नहीं है कि आपने जो है पहले डेटा कलेक्शन कर लिया और फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन को रेडी किया, ऐसा नहीं होता है, सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरा है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो होना चाहिए, यानी रिसर्च जो है ना इसमें एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए रिसर्च, और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एक क्लियर लाइन ऑफ रीजनिंग होना चाहिए, एक लॉजिक फॉलो करना चाहिए रिसर्च को। रिसर्च रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी कि
अगर आप रिसर्च कर रहे हो और कोई आउटकम आ रहा है तो कोई और भी रिसर्च करे तो सिमिलर आउटकम अगर आ रहा है तभी उस रिसर्च को अच्छा रिसर्च माना जाएगा। और रिसर्च एम्पेरिकल होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ऐसा रिसर्च होना चाहिए जिसको मेजर किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपने कुछ वेग रिसर्च कर दिया और कोई और उसको मेजर ही नहीं कर पा रहा है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च कहते हैं। इसका एम होता है नॉलेज को एक्सपैंड करना बिना किसी डायरेक्ट एप्लीकेशन के, सिर्फ जो है नॉलेज को बढ़ाने के लिए बेसिक रिसर्च किया जाता है। वही अप्लाइड रिसर्च जो होता है ना, इसका फोकस होता है कोई भी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अप्लाई करना, उसी नॉलेज को एप्लीकेशन के रूप में देखना। तीसरा एक्शन रिसर्च, इसका एम क्या होता है, जो भी प्रैक्टिसेज या प्रोसेसेज होते हैं ना स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, उनको देखना। और एक्शन रिसर्च जो होता है ना, ये तुरंत के लिए किया जाता है ना, कि अगर आपको इमीडिएटली कोई सोल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का तो इमीडिएट सोल्यूशन के लिए जो है ना हम एक्शन रिसर्च करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, इसमें आप जो भी विशेषताएं होती हैं कोई भी पॉपुलेशन या फेनोमेना का जिसको आप रिसर्च कर रहे हो तो उसको आप डिस्क्राइब करते हो, उसका वर्णन करते हो। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप वेरिएबल्स को या जो चर हम कहते हैं तो इन चरों को हेर फेर करते हो, इनको मैनिपुलेट करते हो। आप देखना चाहते हो कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कारण प्रभाव जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, इसमें जो है आप पास्ट इवेंट्स को एग्जामिन करते हो, जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं बहुत पहले उनको एग्जामिन करते हो और कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो प्रेजेंट को समझने के लिए, ताकि पास्ट की घटनाओं से समझ के आज को हम बेहतर बना सकें। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, इसमें जो है जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है या इवेंट्स हैं उनके हो जाने के बाद ना कोई घटना है वो घट गई, फॉर एग्जांपल नेपाल में भूकंप आ गया, उसके भूकंप के हो जाने के बाद जो है आप वहां पे पहुंचे और उसके कारण को जानना चाहा, आपने अलग अलग रिसर्च किया, उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एथनोग्राफी क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है या गुणात्मक अनुसंधान होता है। इसका फोकस होता है कल्चरल फेनोमेना को समझना। और एथनोग्राफिक रिसर्च जो है ना, ये एक फील्ड रिसर्च ही मान लीजिए कि वहां पर आप जो है उन्हीं लोगों के बीच में रह के ये रिसर्च करते हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अनुसंधान की प्रक्रिया। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, या ना, यानी कि जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप रिसर्च के क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को देंगे यहाँ पे कि हाँ ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। फिर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जिसमें जो भी काम अभी तक हो चुका है उस प्रॉब्लम पे उसको आप अच्छे से रिव्यू करेंगे। करंट स्टेट ऑफ नॉलेज जो है उसको देखेंगे कि क्या क्या काम हो चुका है और उसमें क्या क्या कमियां रह गई। फिर आप जो है परिकल्पना या हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे, रेडी करोगे, और इसमें आप प्रपोज करेंगे कि भाई देखिए क्या क्या एक्सप्लेनेशन या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। हाइपोथेसिस में आप जो है एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई नया ड्रग टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक नई दवाई टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने दे दिया कि दिस ड्रग इज हेल्पफुल टू ट्रीट कोई भी एक बीमारी, जैसे डायबिटीज ले लिया आपने, तो दिस ड्रग इज हेल्पफुल टू ट्रीट डायबिटीज, एक दे दिया आपने यहाँ पर हाइपोथेसिस। अब आपको जो है कैसे भी करके इस हाइपोथेसिस को सही प्रूव करना होगा, तभी आपका ड्रग जो है माना जाएगा कि हाँ ये ट्रीट कर पा रहा है। रिसर्च डिजाइन होता है अगले स्टेप में, जहाँ पर आप प्लानिंग करते हो कि कैसे रिसर्च को कंडक्ट करना है, कैसे अनुसंधान को जो आगे बढ़ाना है, और इसमें आप मेथड्स को सिलेक्ट करेंगे, टूल्स कौन कौन से सिलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर डेटा कलेक्शन आप करते हैं, जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं सर्वे के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अलग अलग मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के। फिर डेटा एनालिसिस आप करते हैं, जहाँ पर आप डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, और डेटा जो है ना इसको इंटरप्रेट करने के लिए आप कोई भी स्टैटिस्टिकल या क्वालिटेटिव मेथड्स दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन में आप जो है ना जो भी चीज़ अभी तक आपने की उसके ऊपर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एनालिसिस करके, और उसके ऊपर कंक्लूजन देते हैं, और फिर लास्ट में आप रिपोर्ट लिख देते हैं कि हाँ ये चीज़ें की, डॉक्यूमेंट करते हैं आप अपने रिसर्च प्रोसेस को, फाइंडिंग को, कंक्लूजन को, और इस हिसाब से, इस तरीके से आपका रिसर्च प्रोसेस जो है वो एंड होता है। अब हम देखते हैं अनुसंधान की कौन कौन सी मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का फोकस होता है कोई भी फेनोमेना को ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट या इमेज के जरिए समझना। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके के नंबर्स से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है, या किसी भी तरीके का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होता है, याद रखिएगा। ये जो है ना गुणात्मक होता है, गुण के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर जो है ये रिसर्च होता है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, इसमें आप कलेक्शन करते हो और एनालिसिस करते हो न्यूमेरिकल डेटा का, यानी नंबर्स जहाँ पे आ गया, न्यूमेरिकल डेटा आ गया, वो क्वांटिटी, तो आपको मालूम ही चल गया क्वांटिटी से, है ना। तो ये मात्रात्मक अनुसंधान या शोध कहते हैं इसको। ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स के यूज से होता है। फिर एक मिक्स्ड मेथड आता है जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को ही मिक्स करके और एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेते हो, एक व्यापक समझ जो है उसका विकास करते हैं।
हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। परिकल्पना स्टेटमेंट जो है ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो प्रेडिक्ट करता है कोई भी पॉसिबल आउटकम या कोई किसी भी फेनोमेना को एक्सप्लेन कर देगा। और ये हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो होता है ना, ये वेग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट आपने दे दिया, है ना। इसमें आप क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये दोनों ही हाइपोथेसिस आप रेडी करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें आप जो है ना नो इफेक्ट या रिलेशनशिप देखते हैं। तो कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी चरों के बीच में कोई भी इफेक्ट या रिलेशनशिप नहीं है। इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। वही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम किसे कहते हैं, इसमें देखिए कोई भी अगर इफेक्ट प्रेजेंट है या कोई रिलेशनशिप है तो उसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे H0 से हम इसको डिनोट करते हैं और H1 से हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस नाम से ही पता चल रहा है देयर इज नो इफेक्ट और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जैसे आपने अगर कह दिया कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग ऑन डायबिटीज पेशेंट, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया। वही आपने कह दिया कि देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डायबिटीज पेशेंट ऑफ दिस ड्रग, तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर हम सैम्पलिंग के टेक्निक देख लेते हैं। देखिए, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें आप जो है हर मेंबर को बराबर मौका देते हैं उस पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल आपने एक गांव को चुन लिया, तो आपने रैंडमली बिना किसी भी बायसनेस के किसी भी गांव के एक मेंबर को एक भीड़ में से निकाल लिया कि आपसे जो है मैं ये सवाल पूछूंगा। तो वो क्या होगा, सबको इक्वल चांस मिला था और कोई भी एक रैंडम में सेलेक्ट हो गया। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें कौन कौन आ जाता है, रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है। ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सभी मेंबर्स को इसमें मौका नहीं मिलता है, इक्वल चांस नहीं मिलता है। जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, आप अपने जो है कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी लोग आपके नज़दीक हैं उनका ही आपने सैंपल ले लिया, या फिर पर्पज आपका जो पहले से सेट है कि हमारा जो है ये पर्पज है, हमको इनसे ही बस सैंपल लेना है, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ना, ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ज़्यादा बेहतर फिगर आप देख पाते हैं। डेटा कलेक्शन के भी मेथड्स अलग अलग होते हैं। एक तो प्राइमरी डेटा होता है जो कि डायरेक्टली आप सोर्स से लेते हैं, किसी भी सोर्स से, सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई डायरेक्टली डेटा आप ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी डेटा। वही सेकेंडरी डेटा की बात करें तो ये कोई भी एग्जिस्टिंग सोर्स, जैसे किसी बुक से अगर कोई डेटा आप ले रहे हैं, कोई जर्नल से ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन डेटाबेस से ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, अब हम डेटा एनालिसिस टेक्निक्स देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या करते हो, आप समराइज करते हो, डिस्क्राइब करते हो डेटा को। जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, आपने सुना ही होगा मीन, मीडियन, मोड। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है ये, और ये डेटा एनालिसिस टेक्निक है। और इसमें आप जो है ना डेटा को समराइज कर लेते हैं कि हाँ, इसका मीन या एवरेज ये हो जाएगा, ये मिडिल पॉइंट या मीडियन ये हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा बार अपीयर होने वाली जो चीज़ें हैं वो मोड में आ जाएंगी। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसमें आप प्रेडिक्शन दे पाते हैं या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं कोई भी पॉपुलेशन के का जो है सैंपल के बेसिस पे। कोई भी सैंपल आपने उठाया और उसके बेसिस पे आपने पॉपुलेशन का अनुमान लगा लिया। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसमें जो है आप कोडिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं पैटर्न्स को डेटा में, है ना। ये आपका डेटा एनालिसिस का टेक्निक हो गया। रिसर्च में एथिक्स भी इंपॉर्टेंट है ना, कि आप रिसर्च करते समय कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ही ईमानदारी से रिसर्च करना है, इंटीग्रिटी होना चाहिए रिसर्च में, और रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी आपके रिसर्च में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके प्राइवेसी का ध्यान रखना है, उनके सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। कभी भी अगर किसी के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उनका कंसेंट ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपके ऊपर ये चीज़ें होने वाली हैं, ये डेटा आपका पब्लिक में जाने वाला है। अगर आप हाँ कहते हैं तभी हम आपसे जो है ये चीज़ें करेंगे। तो उनको अग्री करने के लिए उनसे पूछिए, उनका जो है ना कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्फॉर्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी। तो देखिए, प्राइवेसी जो है उसको प्रोटेक्ट करना आपका काम है। तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करिए, उनके डेटा को प्रोटेक्ट करिए, और प्लेजरिज्म को अवॉइड करिए, है ना। आप क्या करना है, आपको किसी भी तरीके के जो है ना चोरी नहीं करनी है, साहित्यिक चोरी जिसे हम कहते हैं। किसी के काम को अपने काम बता के और उसको पब्लिश नहीं करना है, ये भी जो है एथिक्स होता है रिसर्च में। हम थीसिस और आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। थीसिस के बारे में अगर देखें तो थीसिस एक डिटेल्ड ओरिजिनल रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है। और देखिए, अगर आप पीएचडी करते हैं ना तो यही थीसिस आपको रेडी करना होगा। एट द एंड ऑफ योर पीएचडी इस थीसिस के ऊपर ही आपको आपकी पीएचडी की डॉक्टरल डिग्री मिलेगी, है ना। तो ये एकेडमिक डिग्री के लिए जो है ना सबमिशन होता है डॉक्यूमेंट का। रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी एकेडमिक जर्नल में उसको पब्लिश कराने के लिए। उसका फोकस जो है ना कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होता है या कोई भी एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च होता है, इसको हम रिसर्च जर्नल कहते हैं, रिसर्च आर्टिकल कहते हैं। फिर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पर आप इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें अगर इन्वॉल्व करते हो तो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं।
बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है कोई भी एकेडमिक लिटरेचर को एनालाइज करने का जिसमें आप जो है ना क्वांटिटी और इम्पैक्ट देखते हो किसी भी पब्लिश्ड वर्क का। फॉर एग्जांपल कोई रिसर्चर है, उन्होंने कोई काम जो है पब्लिश कर दिया है कोई जर्नल में, तो आप देखते हो कि कितने लोग जो है ना उसको पढ़ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है ना। और इसको हम साइटेशन एनालिसिस भी कहते हैं। साइटेशन एनालिसिस जो है ना उसके जरिए हम देखते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को। रिसर्च पैराडाइम क्या होता है? सबसे पहले तो पॉजिटिविज्म, जिसमें हमारा जो बिलीफ होता है ना वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में होता है, यानी कि ऐसे रियलिटी जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, मेजर किया जा सके, है ना, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, पॉजिटिविज्म। इंटरप्रिटिविज्म, इसमें हम एम्फेसिस करते हैं, हमारा जोर होता है समझने का कि भाई जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको समझा जाए। देखिए ऑब्जेक्टिविटी अलग चीज़ है, एक ही चीज़ को जो है आप दो तरीके से समझ सकते हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी कॉन्टेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, है ना, संदर्भ में चीज़ों को आप देखते हैं। एक तो चीज़ हो गया कि आपने बता दिया कि कोई भी जगह, जैसे मान लिया आपने कह दिया कि लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए जो है ना 4 घंटे समय लगेगा। और एक हो गया आपका जो है जिसमें आप सारी चीज़ों को वहाँ पर शामिल कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन एक्सपीरियंस है, आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो हो सकता है गाड़ी ख़राब भी हो जाए, हो सकता है आप कहीं ब्रेक ले लो और वहाँ रुक के जो है कुछ चाय नाश्ता कर लिया आपने, ये सारी चीज़ें भी कवर करना होता है। तो पॉजिटिविज्म मतलब ऑब्जेक्टिविटी हो गया, डायरेक्ट बता दिया उसने, और इंटरप्रिटिविज्म में आपने सारी चीज़ों को जो है कवर किया ह्यूमन एक्सपीरियंस को। क्रिटिकल थ्योरी क्या होता है? इसका फोकस होता है पावर डायनेमिक्स पे, सोशल जस्टिस पे और डोमिनेंट आइडियोलॉजीज जो भी हैं उनको चैलेंज करने में, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी। तो आई होप कि आपका रिसर्च भी अच्छे से कंप्लीट हो गया हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले यूनिट को, जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए कम्युनिकेशन या संचार, ये जो है एक प्रक्रिया है जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी आइडिया, थॉट, फीलिंग और इमोशन को एक्सचेंज करते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं? या तो बोल के, स्पीच से, या तो लिख के, राइटिंग से, या तो इशारों से, सिग्नल करके, या फिर अपने व्यवहार से, बिहेवियर करके, है ना। और ये याद रखिएगा कि वन वे कम्युनिकेशन भी होता है जहाँ पर मैसेज जो है वो सेंडर भेजते हैं और रिसीवर तक पहुँचता है, लेकिन किसी भी तरीके का फीडबैक नहीं मिलता। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन को एक 2 वे प्रोसेस ही माना जाता है, यानी कि 2 तरफा प्रक्रिया होता है जहाँ पर सेंडर होते हैं, मैसेज होता है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है, और लास्ट में यहाँ पर एक फीडबैक भी होता है ना। तो 2 तरफा प्रक्रिया है ये। अब देखिए कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप शब्दों का यूज़ करते हैं, और शब्द जो है वो लिखे हुए भी हो सकते हैं और बोले हुए भी हो सकते हैं, है ना। कोई भी मैसेज को अगर आप कन्वे करना चाहते हो तो उसके लिए। अब वर्बल में एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, जो कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, स्पीच होता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया जिसमें आप बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं। और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, जो कि लेटर हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, मैसेज हो गया, आर्टिकल हो गया, ये रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है, ये भी वर्बल में ही आता है। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है? तो किसी भी तरीके के अगर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया आपने, जैसे आपने बॉडी लैंग्वेज से ही कुछ कह दिया। बहुत लोग आप देखते होंगे आपके क्लास में, अगर आप पढ़ाने जा रहे होंगे तो वहाँ पे कोई बच्चा ऊँघ रहा है, कोई बच्चा सो रहा है, तो वो क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज बता देगा कि क्लास का माहौल कैसा है। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। किसी का फेशियल एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हो, अगर कुछ उसको समझ नहीं आ रहा तो उसका चेहरा अजीब बनने लगेगा, उससे ही पता चल जाएगा। कोई जेस्चर या इशारे देकर भी, कोई कैसे बैठ रहा है, पोस्चर कैसे है उसका, उस कैसे चल रहा है, आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं, वॉइस का टोन क्या है, ये सारे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें किसी भी तरीके से शब्दों की जरूरत नहीं होती है। कोई भी संचार या कम्युनिकेशन करने के लिए लोग जो है समझ जाते हैं ये चीजें। एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है विजुअल एड्स के जरिए, जैसे चार्ट, ग्राफ, मैप, इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक क्या होता है? इसमें कोई पिक्चर भी बना रहता है और उसके साथ साथ कुछ लिखा भी रहता है उसके साथ साथ, और वीडियोज हो गया। फॉर्मल कम्युनिकेशन देखें तो ये स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, कोई भी ऑफिशियल चैनल के अंदर ही आता है ये, जैसे मेमो, रिपोर्ट और ऑफिशियल मीटिंग हो गया, इसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देखिए कोई भी कॉजल या स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि जिसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। तो या इसमें जो है किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बैठे हुए और आप अपने सिस्टर से आपने कुछ बात कर लिया, तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अगर आप ऑफिस में और अगर आप अपने सीनियर से कुछ बात करना चाहते हैं तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि आप एक चैनल को फॉलो करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे, है ना। तो ये जो है कैजुअल कन्वर्सेशन हो गया, और ये आपस में कोई कॉलीग भी कर सकता है और या फिर आप अपने फैमिली मेंबर से कर सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? याद रखिएगा, इंट्रा अगर आ जाएगा तो ये खुद से ही अगर आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे सेल्फ टॉक जिसे हम कहते हैं, आप अपने आप में ही बात कर रहे हो, है ना।
तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहोगे, है ना। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि आज मौसम अच्छा हो रहा है, आज हम बाहर चलते हैं, आप अपने आप से ही कह रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। या फिर आप कहोगे कि यार आज मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, बाइक आज मुझे तेज नहीं चलाना चाहिए था, ये क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ग्रुप कम्युनिकेशन आप ऑफ कोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रुप में करोगे। एक ग्रुप में इंडिविजुअल्स आपस में अगर कोई भी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं मीटिंग में, ग्रुप डिस्कशन या टीम वर्क में, उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। मास कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, एक लार्ज ऑडियंस को कोई भी एक बड़े मीडिया के जरिए, जैसे टेलीविजन, रेडियो या न्यूज़पेपर या इंटरनेट के जरिए अगर आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो एक साथ बहुत लोगों को, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। आप रेडियो पे कोई भी न्यूज़ सुनते हो वो मास कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो मास कम्युनिकेशन है, टेलीविजन में न्यूज़ देख रहे हो मास कम्युनिकेशन है, इंटरनेट के जरिए कोई न्यूज़ देख रहे हो मास कम्युनिकेशन है। ओके, अब हम कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सेंडर। सेंडर कौन है, वो पर्सन, वो इंसान, वो लोग जो कि मैसेज को इनिशिएट करते हैं, ये एनकोड करते हैं मैसेज को, है ना, मैसेज को यहीं से एनकोड किया जाता है। फिर मैसेज की बॉडी आ गई जिसमें वो सारे कंटेंट या इन्फॉर्मेशन होंगे जिसको कम्युनिकेट करना है ना। फिर एनकोडिंग, इसमें आप क्या करते हो, उस मैसेज को कन्वर्ट करते हो एक ऐसे फॉर्म में जिससे ट्रांसमिट किया जा सके। फॉर एग्जांपल आप ईमेल भेज रहे हो तो आप ईमेल वाले ऐप में जाके और आपने वहाँ पे टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपने एनकोडिंग किया। फिर कोई भी मीडियम चुन लोगे, चैनल चुन लोगे कि हाँ आपको कैसे भेजना है। जैसे ईमेल एक मीडियम हो गया, है ना, तो ये मेथड, ये टूल जिससे मैसेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको मीडियम कहेंगे। जैसे या तो आप बोल के कुछ कह दे रहे हो, या लिख के कुछ कह रहे हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके कुछ कह रहे हो। फिर अगला है रिसीवर। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है ना। और ये पर्सन जो सेंडर वाले हैं, ये जो है ना रिसीवर को मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ये द मैसेज इज इंटेंडेड टू रीच द रिसीवर। फिर रिसीवर उस मैसेज को डीकोड करते हैं जिसको इन्होंने इनकोड किया था। तो रिसीवर जो है उस मैसेज को जो उन तक पहुंचाया गया है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझना चाहते हैं, और समझ के उस मैसेज के पीछे जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं उसको जो है डिकोड करते हैं। फिर आखिरी आता है फीडबैक। इसमें जो रिसीवर हैं उन्होंने सेंडर को वापस एक मैसेज भेजा कि हाँ हमें जो है ये चीज़ें मिली हैं, अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो सेंडर को पता चल ही जाएगा। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि इन्होंने मैसेज को अच्छे से समझा है कि नहीं, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे सेंडर वो रिसीवर तक पहुंचा है और उसको रिसीवर ने वैसे ही इंटरप्रेट किया है कि नहीं। अब अगला है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जो है जो भी हमने बात किया उसमें कुछ बैरियर भी आ सकता है। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, कम्युनिकेशन के कुछ सीज भी होते हैं, है ना, कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, मैसेज कैसा होना चाहिए, है ना। तो उसको हम कहते हैं 7C ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7C ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सारी चीज़ें आज आपको मैं कवर करा के ही यहाँ से भेजने वाला हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। 7C ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, ये इंश्योर करता है कि कोई भी कम्युनिकेशन वो क्लियर, इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। जैसे पहला आपका हो गया क्लैरिटी, तो मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ही, और आसान होना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए। किसी भी तरीके का एम्बिगस स्टेटमेंट या फिर ऐसा स्टेटमेंट जिससे कोई भी संशय पैदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है मैसेज कंसाइज होना चाहिए, बहुत बड़ा मैसेज नहीं होना चाहिए, है ना, ब्रीफ में आप टू द पॉइंट बात को कह सके। तीसरा है मैसेज क्या है, करेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी मैसेज आप भेज रहे हो उस एरर फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके का एरर या त्रुटि नहीं होना चाहिए इसमें। फिर चौथा है कंप्लीटनेस, तो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो भी मैसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अपने आप में पूरा होना चाहिए। पांचवा है मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी जो आप मैसेज भेज रहे हैं ना उसका टोन, स्टाइल, कंटेंट ये सारे कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। साथ ही साथ कर्टसी जो आता है, कर्टसी मतलब आप रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, आपका टोन, जिस टोन में आप उस मैसेज में बात कर रहे हो वो रिस्पेक्टफुल हो, पोलाइट हो, कंसिडरेट हो। अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक को भी एड्रेस कर रहे हो तो आप एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल टोन को मेंटेन करिए ताकि एक गुड रिलेशनशिप बने आपका ऑडियंस के साथ। और कंसिडरेशन भी एक पॉइंट है, इसमें क्या होता है, ऑडियंस के नीड को, उनके नज़रिए को, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके इमोशंस को जो है ना आप अपने दिमाग में रखिए और अपने मैसेज को उसी हिसाब से टेलर करिए ताकि आपके ऑडियंस उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, है ना, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, ताकि वो रिलेटेबल भी बन सके और इफेक्टिव बन सके। ये है 7C's ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नाउ हम बैरियर्स देख लेते हैं, कौन कौन से बाधाएं हैं। सबसे पहले तो फिजिकल बैरियर, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे बहुत ज़्यादा अगर शोरगुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूरी है, या फिर टेक्निकल इशू आ गया, कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो हो गया फिजिकल बैरियर, इससे कम्युनिकेशन हिंडर हो जाएगा।
दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे आपने पहले से ही मन में कुछ सोच रखा है, आपके कक्षा में समावेशी कक्षा है और उसमें अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, लेकिन आपने पहले से ही अवधारणा बना रखा है कि अगर कोई डिसेबल्ड या विकलांग बच्चा है तो उसको पढ़ाई में आपने कमजोर ही मान रखा है, भले ही वो पढ़ाई में कितना भी तेज हो। वो क्या है, वो आपका एक साइकोलॉजिकल बैरियर साबित हो जाएगा और आप जो है उस बच्चे को उतना अटेंशन दे ही नहीं पाएंगे। तो ये मेंटल स्टेट दर्शाता है कि आप स्ट्रेस, इमोशन या प्रीजुडिस यानी अपने मन में पहले से कोई अवधारणा पाले हुए हैं, तो उससे भी क्या होता है, एक बैरियर पैदा हो जाता है कम्युनिकेशन में। फिर भाषा का जो बाधा है, लैंग्वेज बैरियर, तो अलग अलग लैंग्वेजेज हैं और अलग अलग वोकैब है, अलग अलग तरीके से, जैसे बिहार के लोग हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, यूपी के लोग अलग तरीके से, यूपी में ही पूर्वी यूपी के लोग अलग बोलेंगे, पश्चिमी यूपी के लोग अलग बोलेंगे, राजस्थान के लोग अलग। तो ये क्या है, लैंग्वेज भी अलग होता है। तो अगर किसी का आप जो है लैंग्वेज के लिए मजाक उड़ाने लगो या फिर कोई बच्चा जो है वो समझ ही नहीं पा रहा आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो वो क्या है, लैंग्वेज बैरियर साबित हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी तरीके का जार्गन या किसी भी तरीके का मुहावरा वगैरह मत बोलिए क्लास में, सीधा सिंपल सरल अपने बातों को रखिए। कल्चरल बैरियर भी हो सकता है, अलग अलग बच्चे हैं, उनके अलग अलग जो संस्कृति हो सकती है और कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग होने की वजह से नॉर्म्स अलग हो सकता है, वैल्यूज अलग हो सकता है और इससे भी कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है, तो देखिए अगर हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई ऑफिस में आप हो, बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है ना कम्युनिकेशन फ्री फ्लो नहीं कर पाता है। फिर परसेप्चुअल बैरियर होता है, जहाँ पर मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं आप, अगर आपका अवधारणा अलग है, अजम्पशन अलग है, अगर आप अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये सारे ही बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। हम देखते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन में आप देखते हैं कि भाई ऐसे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर समझ और रिस्पेक्ट दोनों जरूरी है कल्चरल डिफरेंसेस के लिए। हो सकता है कि आपके कल्चर में कुछ चीज़ें अलग हों और दूसरे कल्चर में अलग हों, आप उनको मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि उनको रेस्पेक्ट करेंगे, है ना, ताकि कम्युनिकेशन बेहतर बने। फिर चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से भी चैलेंज आ जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्रिपेंसीज आ सकता है, कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज में भी चैलेंज आ सकता है। ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे ग्रुप सेटिंग में कोई भी कॉमन गोल पे, उसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। और ग्रुप कम्युनिकेशन में भी एक लीडर होते हैं, कोई फैसिलिटेटर होता है जो कहीं कोई फंस रहा है तो उसमें हेल्प करेगा, कोई नोट टेकर है जो कि मेन पॉइंट्स को नोट करेगा, कोई टाइम कीपर है जो डिसाइड करता है कि कितने टाइम में किस चीज को हमें डिस्कशन करके खत्म करना है। फिर ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, तो लोग जो है एक ग्रुप में कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपस में एक दूसरे से समन्वय बना के कोई काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। तो ग्रुप का साइज कैसा है, गोल कैसा है और इंडिविजुअल पर्सनालिटीज कैसी हैं ग्रुप में, वैसे ही डिसाइड होता है कि हाँ ग्रुप का डायनेमिक कैसा है। हम देखते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर स्टूडेंट के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है ना, तो कोई भी नॉलेज का एक्सचेंज या इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है तो इससे लर्निंग इफेक्टिव बनता है और ये क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरैक्टिव मेथड्स हो सकता है, जैसे स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए, ताकि जो बच्चा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, आप क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं और ऐसे एक्टिविटीज़ कराते हैं जो कि कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ हैं, आपस में सहयोग के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। फिर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं आप क्लासरूम में, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ताकि बच्चों की जो भी खामियां गलतियां हैं उसको सुधारा जा सके और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सके। फिर नॉन वर्बल क्यूज आ जाता है, जहां पर टीचर कोई भी जेस्चर यूज करके, आई कांटेक्ट यूज करके, फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करके लर्निंग को रिइंफोर्स करते हैं और स्टूडेंट एंगेजमेंट को मेंटेन करते हैं। मास कम्युनिकेशन सोसाइटी के बारे में बात करें तो मास मीडिया का रोल देखते हैं, जहां पर मास मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए। आपको भी मालूम है कि मास मीडिया यानी कि टेलीविजन और रेडियो पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उससे कई बार पब्लिक जो है उनका सोच भी बदल जाता है और लोग आजकल वोटिंग वगैरह वैसे ही करते हैं, जिसके खिलाफ ज़्यादा न्यूज़ चला दिया जाए उसको वोट कम मिलेंगे, है ना, तो ये होता है। फिर इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए भी मास मीडिया का इस्तेमाल होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप कन्वे करना चाहते हो, पूरे देश में देना चाहते हो, उसके लिए भी मास मीडिया का यूज़ होता है। फिर सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है इसको भी इन्फ्लुएंस करने के लिए मास मीडिया का यूज होता है। अब हम देखते हैं मीडिया लिटरेसी। तो देखिए अगर ये आप समझना चाहते हो कि मीडिया काम कैसे करता है और आप क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन को, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो उसको आपको मानना नहीं है बल्कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, सारे पहलुओं को देखना है, अलग अलग मीडिया सोर्सेज को आपको देखना है, तो इसको हम कहते हैं मीडिया लिटरेसी। और मीडिया का सोसाइटी पे भी, समाज पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो मास कम्युनिकेशन के जरिए आप जो है ना, आपको एजुकेट भी लोग कर सकते हैं, एंटरटेन भी लोग कर सकते हैं और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। आपको गलत न्यूज़ दे के भी लोग जो है भड़का सकते हैं, आपस में जो है कई बार दंगे भी हो जाते हैं मास मीडिया के चक्कर में। तो सोसाइटल वैल्यूज़ या बिहेवियर पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। हम देखते हैं
मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक होता है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है ना इसको वन वे प्रोसेस माना जाता है लीनियर मॉडल में, जहां पर सेंडर जो है वो उसने मैसेज सेंड कर दिया रिसीवर तक, वहीं पे खत्म हो गया। इसको हम शैनन वीवर मॉडल में भी देखते हैं। फिर इंटरैक्टिव मॉडल होता है जहां पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, दो तरफा संचार होता है, और यहाँ पर फीडबैक मिलता है रिसीवर से। इससे पता चलता है कि जो भी मैसेज दिया गया वो सही पहुंचा कि नहीं, और जो भी रिसीवर सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करना चाहते हैं और जो इंटेंडेड था मैसेज, यानी जो वो चाहते थे कम्युनिकेट करना वही कम्युनिकेट हुआ है या कुछ और इंटरप्रेट कर लिया रिसीवर ने, तो ये इंटरैक्टिव मॉडल के थ्रू हो जाता है। और स्क्रैम्स मॉडल जो है कि इंटरैक्टिव मॉडल है। ट्रांजेक्शनल मॉडल क्या होता है, ये जो है ना इसमें जो कम्युनिकेशन है इसको एक डायनेमिक या गतिशील प्रक्रिया माना जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है, जहां पे सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक दूसरे से एक ही साथ जो है ना वो वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और बालियंस ट्रांजेक्शनल मॉडल जो होता है ना, ये भी ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का ही एक जो है तरीका है। फिर बैरियर्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप प्रभावी संचार करना चाहते हो तो उसके लिए क्या बैरियर्स आ सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी है उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी अवरोध या बैरियर है उसको ओवरकम करने के लिए आपको जो है एक्टिव लिसनिंग करना होगा। जब भी कुछ बताया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जाए तो अच्छे से सुनिए, क्लियर और कंसाइज मैसेज रखिए, कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान रखिए, यानी कि सारे ही जो कल्चर हैं उनके प्रति आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। आप जो है ना बिल्कुल ही अच्छे तरीके से उनके साथ ट्रीट करिए और संवेदनशील रहिए। फिर फीडबैक प्रोवाइड करना किसी भी चीज़ का वो जरूरी है, और मल्टीपल चैनल्स को यूज़ करना ताकि जो मैसेज है उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके। फिर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव आप कर सकते हैं अपने वर्बल और या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को, और एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। लोगों के नज़रिए से देखिए चीज़ों को, सिर्फ एक नज़रिए से मत देखिए, और एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सुनिए। एक गुड लिसनर होना, एक अच्छा लिसनर होना बहुत ही आज के डेट में रेयर चीज़ है। अब मास कम्युनिकेशन की कुछ थ्योरी, जैसे एजेंडा सेटिंग थ्योरी हो गया, तो इसमें मीडिया जो है वो कैसे पब्लिक परसेप्शन को सेव करती है और उसका फोकस स्पेसिफिक इश्यूज पे होता है, इसको हम कहते हैं एजेंडा सेटिंग, यानी कि कोई भी एजेंडा सेट कर देती है मीडिया, इसको हम कहते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर दिया जाए आपको मीडिया का, तो आप जो है ना उससे लोगों के परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, लोगों के नज़रिया को चेंज कर सकते हैं। अगर एक ही चीज़ बार बार दिखाई जाए, जैसे चाइना में ऐसा न्यूज़ के ऊपर उनका जो है कंट्रोल है कि वो जो चाहते हैं वही दिखाया जाता है, और इसलिए वो लोग जो है ना वैसे ही हो गए हैं और उनको कुछ भी गलत नहीं लगता। फिर यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी होता है, जहाँ पर आप ये एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लोर करते हो कि वाई यानी क्यों, और हाउ मतलब कैसे लोग जो है एक्टिवली सीक आउट कर रहे हैं कोई भी स्पेसिफिक मीडिया को या फिर स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इसको हम कहते हैं यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। ये शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब हम आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पे। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इसमें आप पैसेज को स्किम करिए, मतलब ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए ओवरऑल थीम का या मेन आइडिया मिल जाए। और देखिए, क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़िए, है ना। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने से पहले या फिर पैराग्राफ देखने से पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस को एक बार आप देख लेंगे डिटेल में तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ में कहाँ है। फिर कीवर्ड्स पे फोकस करिए और उसके ऊपर आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे टर्म्स, डेट्स, नेम्स और वर्ड्स, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर एम्फेसिस डालिए, है ना। फिर स्ट्रक्चर को समझिए, कैसे जो है इंट्रोडक्शन दिया गया, मेन पॉइंट्स क्या है और कंक्लूजन क्या है पैसेज का, इस चीज़ को समझिए। कई बार कंक्लूजन पूछ देता है, कई बार आपसे कह देता है कि टाइटल बताइए क्या होगा उस पैसेज का। फिर मीनिंग को इन्फर करिए, आप जो है ना उस संदर्भ को देखिए, कॉन्टेक्स्ट को देखिए ताकि आप समझ सकें कोई भी मीनिंग, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड या फ्रेज का। फिर रॉन्ग चॉइसेस को एलिमिनेट करिए, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आपको इनकरेक्ट आंसर्स को एलिमिनेट करिए, और टेक्स्ट को पीछे जाके आप देख सकते हैं ताकि जो भी आपका आंसर है ना वो सही आए हमेशा, है ना। और ऑब्जेक्टिव आपको रहना होगा, यानी कि कोई भी पर्सनल ओपिनियन मत दीजिए, बल्कि जो वहाँ पर आपके पैसेज में अवेलेबल है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करिए। ऐसा ना हो कि आप अपना दिमाग लगाने लगे, आप अपने जो आपका मानना है, जो आपका नज़रिया है वही वहाँ पे लगाने लगे। अब आगे हम देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में आपको मालूम ही है कि एक प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी आर्गुमेंट को एनालाइज करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना लॉजिक के बेस पे, एविडेंस के बेस पे। लॉजिकल रीजनिंग में अगर देखते हैं तो रीजनिंग के दो टाइप्स हैं। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप कोई भी स्पेसिफिक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हो जनरल प्रीमाइस से, यानी यहाँ पे हम कहते हैं कि स्पेसिफिक टू जनरल जाना, है ना, स्पेसिफिक टू जनरल होता है ना? यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं।
जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। यानी कि यहाँ पर ऑल के बारे में आपने बात किया, यानी कि यहाँ पर आपने जो है ना जनरल के बारे में बात किया, फिर यहाँ पर स्पेसिफिक किया और यहाँ पे स्पेसिफिक किया, तो इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। वही इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है, इसमें क्या करते हो आप, इसमें जनरलाइजेशंस जो है वो लेते हो और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पर क्या करते हो आप, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो, जनरल टू स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक टू जनरल है ना, तो सॉरी यहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल होता है, जनरल टू स्पेसिफिक यहाँ होता है। जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, जनरल प्रीमाइस से है ना स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाते हो, ये डिडक्टिव रीजनिंग में होता है। और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल आप जाते हो, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी आप विशिष्ट से सामान्य की तरफ यहाँ जाते हो, विशिष्ट से सामान्य, और यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हो डिडक्टिव रीजनिंग में। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसको आप ट्रू या फॉल्स बोल सको, एक बेसिक यूनिट ऑफ रीजनिंग होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक स्टेटमेंट नहीं होता है, इसमें कई स्टेटमेंट्स होते हैं, एक या एक से अधिक प्रीमाइस हो सकता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है कंक्लूजन के लिए। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है आर्गुमेंट का, सबसे पहले आप देखिए प्रीमाइस होता है जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रीजन के को जो है, ताकि कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सके। कंक्लूजन क्या हो सकता है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रीमाइस जो इंटेंड करता है उसको सपोर्ट करता है, कंक्लूजन जो है ये लास्ट में ड्रॉ किया जाता है। आर्गुमेंट के टाइप जैसे एक वैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट, साउंड आर्गुमेंट, अनसाउंड आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट जहां पर प्रीमाइसेस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू होगा तो वैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा। इनवैलिड आर्गुमेंट हो जाएगा कोई भी आर्गुमेंट जहां पर प्रीमाइसेस जो है वो लॉजिकली गारंटी नहीं दे रहा है कंक्लूजन के ट्रूथ का, इनवैलिड आर्गुमेंट हो गया। साउंड आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए साउंड आर्गुमेंट में कोई भी वैलिड आर्गुमेंट है और उसके सारे ही प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं, सही हैं, तो वो हो गया साउंड आर्गुमेंट। अनसाउंड आर्गुमेंट में देखिए यहाँ पर एक ऐसा आर्गुमेंट जहां पर या तो इनवैलिड हो या फिर एटलीस्ट एक फॉल्स प्रीमाइस आ गया, अगर एक भी प्रीमाइस गलत हो गया तो वो अनसाउंड आर्गुमेंट हो गया, है ना। अब हम देखते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या होता है, एक रीजनिंग का फॉर्म है ये, जहां पर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो दो दिए गए या फिर अज्यूम किए गए प्रीमाइसेस से, और यहाँ पर एक मेजर प्रीमाइस होता है, एक माइनर प्रीमाइस होता है। एग्जांपल के लिए देखिए, मेजर प्रीमाइस क्या है, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, है ना, और माइनर प्रीमाइस है ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स, और कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, एक सिस्टमेटिक तरीका सिलोजिज्म का। अब एनालॉजी क्या होता है, तो देखिए एनालॉजिकल रीजनिंग में आप देखते हैं कि आप दो सिमिलर केस को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हो, अनुमान लगाते हैं कि वो सही है या फिर कोई भी एक तरीके से सही है या गलत है ना, कि मतलब यहाँ पर कंपेयरिंग टू सिमिलर केसेस एंड इन्फरिंग दैट व्हाट इज ट्रू फॉर वन इज ट्रू फॉर द अदर। कोई भी एक के लिए अगर सही है तो दूसरे के लिए भी वो सही होगा, ऐसा अगर आप रीजनिंग कर रहे हो उसको हम कहते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग। एग्जांपल के लिए, जस्ट एज अ ट्री नीड्स वाटर टू ग्रो, यानी कि पेड़ों को जैसे पानी चाहिए बढ़ने के लिए, वैसे ही स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको भी नॉलेज चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये भी जो है एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। अब हम कुछ पॉलिसीज देख लेते हैं, और सारे पॉलिसीज यहाँ पे मैंने नहीं कराए, अगर आपको सारे पॉलिसीज जानने तो उसके लिए अलग से वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं। ये है लॉजिकल पॉलिसी। इसमें पॉलिसी क्या है, एरर है रीजनिंग में जो कि आर्गुमेंट को इनवैलिडेट करता है, और कॉमन टाइप्स के कुछ यहाँ पर दिया है, जैसे एड होमिनम पॉलिसी है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि आर्गुमेंट अगर कोई आपसे कर रहा है कि ये रोड अच्छा नहीं है, तो आपने उसके बजाय आप डायरेक्टली उस पर अटैक कर दिया कि आप जरूर से विपक्ष पार्टी के हैं तभी आप ऐसा कह रहे हैं कि ये रोड अच्छा नहीं है, वो क्या हो गया, एड होमिनम। स्ट्रॉमैन में क्या होता है, आप किसी भी चीज को मिस रिप्रेजेंट कर देते हो, कोई भी आर्गुमेंट को जो है गलत तरीके से पेश कर देते हो, ताकि जो जिससे आप जो है तर्क कर रहे हो उसको ईजियर बन जाए अटैक करना, तो इसको हम कह देते हैं स्ट्रॉमैन। सर्कुलर रीजनिंग में आप घुमा फिरा के एक ही बात पे आ जाते हो, है ना, तो इसको हम कह देते हैं सर्कुलर रीजनिंग। हेस्टी जनरलाइजेशन में आप क्या करते हो, एक बहुत ही ब्रॉड जनरलाइजेशन ले लेते हो, सैंपल जो स्मॉल सैंपल, कोई भी छोटा सैंपल है उसके बहुत बड़ा कंक्लूजन आपने ड्रॉ कर दिया। दो लोगों से पूछ लिया आपने कि बताइए कि आपके गांव में जो है बिल्ली आती कि नहीं, उन्होंने जो है बोल दिया कि नहीं आती, आपने मान लिया और पता चल रहा है कि वो दो लोग जो है उस गांव के हैं ही नहीं, तो फिर क्या हो गया, हेस्टी जनरलाइजेशन कर दिया आपने। अगर उन गांव वालों से और लोगों से आपने मिला होता तो उनको पता चलता है कि हाँ कौन उस गांव का है नहीं है। फिर अजम्पशन एंड कंक्लूजन क्या, अजम्पशन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा प्रीमाइस होता है ना जो कि अगर ट्रू होगा ही होगा, अगर कोई आप आर्गुमेंट मेड कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं अजम्पशन। और कंक्लूजन क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्रीमाइसिस का जो है सपोर्ट बन के आता है, यानी कि जो भी प्रीमाइस है वो जिसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कंक्लूजन ड्रॉ होता है, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि प्रीमाइस जो है वो कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं।
क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है आपको मालूम ही है कि एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, रीजनिंग और आर्गुमेंट्स को देना ताकि आप जो है ना वैलिडिटी या साउंडनेस देख सको, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। पजल्स और लॉजिकल गेम्स, ये सारी चीज़ आपको मालूम ही है क्या होता है ना। पजल्स लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसको हम कह देते हैं। कोई भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, सीक्वेंस या डिडक्टिव थिंकिंग करना। लॉजिकल गेम्स जैसे आप अपने एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हो कि आप रूल्स को, कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, इसको हम कहते हैं लॉजिकल गेम्स। लॉजिकल कंसिस्टेंसी क्या होता है, एक ऐसा आर्गुमेंट होता है कि भाई अगर वो कॉन्सिस्टेंट है वो आर्गुमेंट, और स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशन जो दिया जा रहा है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे के जो है अपोजिट नहीं जा रहा है, इसको आप कहेंगे लॉजिकल कंसिस्टेंसी। हम समझते हैं भारतीय लॉजिक जो होता है ना, इंडियन लॉजिक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए इंडियन लॉजिक में जैसे न्याय आ जाता है, ये एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ लॉजिक है। यहाँ पर जो है रीजनिंग दिया जाता है कि भाई जो भी इंडियन फिलॉसफी है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ, और न्याय स्कूल जो है ना यही प्राइमरली माना जाता है डेवलप करने के लिए, अगर आप बात करोगे इंडियन लॉजिक का तो। और इसमें सिस्टमेटिक मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं, वैलिड नॉलेज तक पहुंचने के लिए, प्रमाण तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर डिटेल एनालिसिस होता है आर्गुमेंट और रीजनिंग का। प्रमाण क्या होता है, प्रमाण मतलब नॉलेज या ज्ञान का जो मीन्स है, माध्यम है। प्रमाण यानी वैलिड मीन्स बाय विच वन कैन गेन, ऐसा प्रमाण, ऐसा माध्यम जिसके थ्रू आप जो है ज्ञान का वर्धन कर सकें। और इसलिए 4 तरीके के प्रमाण माने गए हैं इंडियन लॉजिक में। पहला प्रत्यक्ष, जो चीज़ आप खुद से देख के, परसीव करके, अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से, अपने सेंसेस से चीज़ों को छू के, फील करके, टच करके, और अगर आप कोई ज्ञान ले रहे हैं उसको आप कहेंगे प्रत्यक्ष। अनुमान या इन्फ्रेंस, ये लॉजिकल डिडक्शन कर रहे हो अगर किसी परसेप्शन के बेस्ड पे, तो आप इसको कहेंगे अनुमान लगाना। आप कहते हैं ना अनुमान लगाइए, वही है। उपमान क्या है, कंपेयर करके अगर नॉलेज आप गेन कर पा रहे हैं, दो चीज़ों को आपने कंपेयर किया और कंपेयर करके आपको कोई नॉलेज आ रहा है तो उससे आप कहोगे उपमान। और शब्द क्या है, वर्बल टेस्टिमनी, यानी कि अगर आपको नॉलेज मिल रहा है कोई भी रिलायबल सोर्स या स्क्रिप्चर से, कोई भी किताब से या ग्रंथ से, उसको आप कहेंगे शब्द, है ना। तो ये जो है आपके अलग अलग तरीके हैं नॉलेज या फिर ज्ञान ग्रहण करने के लिए। अनुमान इन्फ्रेंस क्या होता है, देखिए एक प्रोसेस होता है लॉजिकल रीजनिंग का जहाँ पर आप डेराइव करते हो कंक्लूजन को प्रेमाइसेस के जरिए, और ये डिडक्टिव रीजनिंग के ही सिमिलर होता है जो वेस्टर्न लॉजिक में डिडक्टिव रीजनिंग होता है। अनुमान के भी कंपोनेंट्स जो हैं वो उसी तरीके से हैं जैसे न्याय वाले में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फून याद रखिएगा, PHUUN, वही आपको उसमें भी देखने को मिलता है। अभी हम आगे बात करेंगे। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा है उपनयन, और पांचवा है निगमन, है ना। तो प्रतिज्ञा या प्रोपोजिशन क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कि प्रूव करना है आपको। हेतु क्या है, वो रीज़न जिसके ऊपर जो है प्रोपोजिशन बेस्ड है। उदाहरण क्या है, एक ऐसा एग्जाम्पल आप दे रहे हो जो कि सपोर्ट कर रहा है उस रीजनिंग को। उपनयन यानी एप्लीकेशन जो है वो उस रीजन का एप्लीकेशन होता है जो आपके हाथ में भी है। और निगमन क्या है, वो कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ किया रीजनिंग के बेसिस पे। अनुमान के भी अलग अलग टाइप है, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतो दृष्टा। पूर्वावत क्या होता है, अगर आप इन्फ्रेंस जो इफेक्ट से ले रहे हो, है ना, कॉज से इफेक्ट की तरफ जा रहे हो। जैसे आपने क्या किया, इन्फर किया आपने कि बारिश हुई है, आपने जो है वो डार्क क्लाउड देखा आपने, है ना, बहुत ही काला घना बादल घेरा हुआ है, और आपने अनुमान लगाया कि बारिश हो सकती है ना। आपने देखा और कहा कि हाँ बारिश हो सकती है। ये क्या है, पूर्वावत है, पूर्व में ही आपने अनुमान लगा दिया, है ना। तो आप जो है वो पहले ही आपने बता दिया कॉज को देख के कि इफेक्ट क्या होगा। फिर शेषावत में क्या होता है, आप इफेक्ट देख के कॉज बताते हो, यानी कि बारिश का पानी, मान लीजिए कि पानी लगा हुआ है आपके घर के सामने, और आपने उसके बाद इन्फर किया कि लगता है कि बारिश हुआ है रात में क्योंकि पानी लगा हुआ है, वो क्या है, शेषावत है ना। आपने फायर को इन्फर किया कि वहां पर धुआं उठ रहा है, यानी कि वहां पर जरूर आग लगी होगी, वो भी शेषावत है। सामान्यतः दृष्टा में क्या है कि कोई भी इन्फ्रेंस, आप कोई भी अनुमान लगा रहे हो जनरल ऑब्जर्वेशन या एनालॉजी के बेसिस पे। जैसे कि आपने देखा कि बहुत दूर एक पहाड़ी पे धुआं उठ रहा है, तो आपने ये अनुमान लगा लिया कि वहां पर जरूर हो ना हो, वहां पर आग लगी होगी, तो वो हो गया सामान्यतः दृष्टा। हेत्वाभास क्या है, फॉलिसी होती है, ये इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास कहते हैं। ये लॉजिकल फॉलिसी होती है या फिर एरोनियस रीजनिंग होता है, जहां पर जो रीजन दिया जाता है ना वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करता है कंक्लूजन को। जैसे पहला है सव्यभिचार, इररिलेवेंट रीजन, तो यहाँ पर आप रीजन देते हो वो एक्सक्लूसिवली लिंक नहीं होता है कंक्लूजन से। दूसरा है विरुद्ध, जैसे आप कहते हो कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, ये रीजन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है कंक्लूजन को, जो भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया उसके खिलाफ चला जाता है। तीसरा है प्रकारण सम, यानी अनप्रूवन रीजन, यहाँ पर रीजन जो आप दे रहे हो ना वो कोई भी अनप्रूवन या डाउटफुल चीज के ऊपर आपने दे दिया, अभी तक वो प्रूव नहीं हो पाया। अगला है श्रद्ध समा या काउंटर क्वेश्चनिंग, यहाँ पर जो रीजन है ना उसको ही अभी प्रूव करना है ना। तो ये हो गया। अब न्याय देख लेते हैं, और इसी का मैं कह रहा था कि अनुमान वाले जो स्टेप्स हैं वो आ जाते हैं, PHUUN।
पहला है प्रतिज्ञा प्रोपोजिशन, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनयन, पांचवा है निगमन। कई बार आपसे सीक्वेंस पूछ लेता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फून, याद रखिएगा PHUUN। तो प्रतिज्ञा यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोजिशन, हेतु यानी वो रीजन जो कि प्रोपोजिशन के लिए आप दे रहे हो, उदाहरण यानी वो एग्जांपल जो रीजनिंग को इलस्ट्रेट कर रहा है, उपनयन या फिर एप्लीकेशन यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर रहे हो उस रीजन को उस पर्टिकुलर केस में, और निगमन यहाँ पर आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो रीजनिंग के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं तर्क या फिर डिबेट या फिर डायलेक्टिक विषय कहते हैं। तर्क क्या है? एक ऐसा मेथड लॉजिकल डिबेट का जिसमें आप जो है ना वो जो भी आपके ऑपोजिट व्यू हैं, जो भी आपके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको जो है अच्छे से समझोगे और अपने बात को उनके सामने रखोगे, ट्रुथ को एस्टेब्लिश करना चाहोगे। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऑब्जेक्शंस रेज किया जाता है और काउंटर आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। कोई भी कुछ कह रहा है तो उसको आप काउंटर आर्गूमेंट देके कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं या सही हैं, और रीजनिंग को क्लैरिफाई करना होगा। फिर वाद, जल्प और वितंड होता है। वाद क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिबेट होता है। आप कहते हैं ना, नाम सुना होगा वाद विवाद, तो वाद जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिबेट होता है जहाँ का एम होता है सत्य तक पहुँचना, और वो सत्य तक पहुँचा जा सकता है अगर आप जो है वाद करोगे। जल्प क्या है? एक ऐसा डिबेट जिसका एम होता है जीतना, है ना, और इसमें आप किसी भी शर्त पे जीतना चाहते हैं। और वितंड क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव डिबेट होता है जिसका गोल होता है ऑपोनेंट को डिस्प्रूव करना, उसको गलत ठहराना, और कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना, बस उसको गलत ठहरा देना, है ना, तो इसको कहते हैं वितंड। फिर न्याय का कॉन्सेप्ट क्या है? न्याय जो है ना ये एक लॉजिकल और फिलोसफिकल सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है एक ऐसा टूल क्रिटिकल एनालिसिस के लिए या सिस्टमेटिक रीजनिंग के लिए, और वैलिड नॉलेज के परसूट में ये लिया जाता है। न्याय जो है इसका हमने देखा कि न्याय सिलोजिज्म में PHUUN ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ICT पे आ गए हम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए ICT आपको कई बार मैंने पढ़ा दिया, फिर से एक बार देखते हैं। देखिए ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। यहाँ पर उन सारी टेक्नोलॉजीज का जिक्र है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है, मीडिया आ जाता है, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग ट्रांसमिशन सिस्टम आ जाता है, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल और मॉनिटरिंग फंक्शन आ जाता है। और ये आपके जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको सुगम बनाने में बहुत हेल्पफुल है। ICT के माध्यम से आज की डेट में आप घर बैठे ये लेक्चर ले रहे हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये ICT के माध्यम से ही पॉसिबल हो पा रहा है। ICT के कंपोनेंट्स हैं जैसे हार्डवेयर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए फिजिकल डिवाइस जैसे कंप्यूटर चाहिए, सर्वर चाहिए जिसके जरिए मैं अपलोड कर पा रहा हूं अपने इस लेक्चर को, राउटर चाहिए जिसके जरिए चीज़ें जो है आप तक पहुंचेंगी, आप जो है उसको एक्सेस करेंगे, और पेरिफेरल्स जैसे प्रिंटर या स्कैनर चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप प्रिंट भी कर सको। सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम्स, वो एप्लीकेशन जिसके जरिए आप हार्डवेयर की चीज़ों को रन कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो ये आपका जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर हो गया। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो गया। डेटाबेस सिस्टम भी हो सकता है जहाँ पर सारा डेटाबेस जो है वहाँ पर इकट्ठा होता है। नेटवर्क भी होता है जो सिस्टम जो है अलाउ करता है, जैसे कंप्यूटर और डिवाइसेस के लिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये सारे ही नेटवर्क के तरीके हैं, है ना। इंट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जो है ग्लोबल नेटवर्क होता है, याद रखिएगा, जबकि जो इंट्रानेट होता है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही वो काम करता है। डेटा क्या है? तो देखिए इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को अगर प्रोसेस कर दिया जाए और स्टोर किया जाए कंप्यूटर में, और उसको अलग अलग फॉर्म में अगर स्टोर कर लिया, जैसे उसको टेक्स्ट में, नंबर में, इमेज में या वीडियोज में आप स्टोर कर लो, उसको हम कहेंगे डेटा। हम देखते हैं इंटरनेट को और वेब टेक्नोलॉजी को। इंटरनेट अभी हमने देखा ग्लोबल नेटवर्क है, ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का जो अलाउ करता है कोई भी एक्सचेंज डेटा का करना या फिर आपस में कम्युनिकेट करना। वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या होता है? एक सिस्टम होता है इंटरलेक्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का और मल्टीमीडिया कंटेंट का, जो कि इंटरनेट के जरिए, वेब ब्राउजर्स के जरिए इसको एक्सेस किया जा सकता है ना। और आप WWW के लिए टिम बर्नर्स-ली को याद रखेंगे, ये नाम अगर आ गया तो उसको टिक कर देंगे, टिम बर्नर्स-ली। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हुआ, जिस चीज़ पे आप सर्च करते हो और आपके पास बहुत सारे करोड़ों में रिजल्ट्स आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन। वेब 2.0 क्या होता है? सेकंड जनरेशन होता है ये वेब का, है ना, और इसका फोकस है यूजर जनरेटेड कंटेंट। जैसे आप कोई कंटेंट बना के यूट्यूब पे डाल दिया आपने, मैंने कुछ कंटेंट बना के डाल दिया, तो वो हो गया आपका जो वेब 2.0 के अंदर ही आ रहा है। यूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, और साथ ही साथ सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, विकीज, ऑनलाइन कम्युनिटी, ये सारे ही वेब 2.0 के बाद प्रचलित हुए हैं। कम्युनिकेशन के अलग अलग टूल्स हैं, जैसे ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ये एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज ओवर द इंटरनेट। और ईमेल के लिए आप यूज करते हो क्या? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर फाइल ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP यूज होता है ना, याद रखिएगा। और एक और होता है
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP ये भी यूज होता है ना। फिर VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो आप इंटरनेट के जरिए अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो उसको आप कहोगे VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये टेक्नोलॉजी जो है अलाउ करता है वॉइस कम्युनिकेशन इंटरनेट के जरिए, जैसे स्काइप और जूम पे। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारा रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर सोशल मीडिया आपको मालूम ही है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारा सोशल मीडिया जहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है और दूसरों से कनेक्ट किया जाता है, दूसरों से जुड़ा जाता है। ई लर्निंग और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी आपको हमने अभी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग या इंटरनेट के जरिए अगर आप लर्निंग कर पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और इंटरनेट का यूज़ करके, इसको हम कहते हैं ई लर्निंग। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स आ जाते हैं, जैसे कोई भी कोर्स, जैसे मूक्स हो गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वो भी ई लर्निंग का ही एक टाइप है। वर्चुअल क्लासरूम आ गया, डिजिटल रिसोर्सेज आ गए, ये सारे ही ई लर्निंग के तरीके हैं। मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज क्या है, ये एक ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि एक्सेसिबल होते हैं किसी को भी जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, और या तो ये फ्री होंगे या फिर बहुत लो कॉस्ट के होंगे, बहुत कम पैसा लगेगा और बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को ये जो है कवर करते हैं। मूक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे खान एकेडमी जो है वो भी एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। फिर आपका कोर्सेरा हो गया, वो भी एक है, और स्वयं तो इंडिया में है ही। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को देखें, LMS, तो देखिए मूडल, ब्लैक बोर्ड, गूगल क्लासरूम, ये लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी एजुकेशनल कंटेंट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। बच्चों को उनके मोबाइल फ़ोन या उनके टैब में, पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन में और टीचर के मोबाइल फ़ोन में ये जो है इंस्टॉल होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें टीचर बच्चों के सारे ही प्रोग्रेस को फॉलो कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, उनको क्या असाइनमेंट दिया जा रहा है, कैसे उनका क्या बिहेवियर है, उस सारी ही चीज़ें यहाँ पर देखा जा सकता है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये विभाजन के बारे में बात हो रहा है। तो अगर किसी के पास इंटरनेट का पहुंच नहीं है और उसके जरिए अगर कोई डिवाइड पैदा हो रहा है, कोई विभाजन हो जा रहा है, उसको हम, उस गैप को जो हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू मॉडर्न ICT एंड दोज हु डू नॉट, मतलब जिसके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पहुंच है और जिसके पास नहीं है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसी गैप को हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। और ये ऑफन जो है ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स या जियोग्राफिकल और एजुकेशनल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ 1 सेकेंड और फिर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ICT इन गवर्नेंस। तो देखिए गवर्नेंस में, यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट होता है तो उसको गवर्नेंस कहते हैं, अगर वो रन कर रहा है सारे ही सिस्टम को। साथ ही साथ वो गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे BHU है, अब BHU को भी रन करने के लिए गवर्नेंस चाहिए ना, है ना, गवर्नेंस होगा, कैसे क्या रन करना है, कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ई गवर्नेंस क्या होता है, अगर ICT गवर्नमेंट यूज़ कर रहा है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो सिटीजन्स को कम्युनिकेट करने के लिए, कोई भी चीज़ को, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसको हम कहेंगे क्या, ई गवर्नेंस। जैसे आपके पास आज के डेट में डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर में सारे ही आपके डॉक्यूमेंट स्टोर हो जाते हैं, तो वो क्या है, ई गवर्नेंस है। और इसके साथ साथ टैक्स फाइलिंग के लिए आजकल डिजिटल हो जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसे आधार हो गया, वो भी डिजिटल है। ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस रेडिसल मैकेनिज्म आ गया, जहां पे ऑनलाइन ही आप FIR कर सकते हैं, वो भी एक ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। ई कॉमर्स भी आपको मालूम है, जो भी ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपका ई कॉमर्स में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आप बाइंग एंड सेलिंग गुड्स करते हैं या सर्विसेज करते हैं इंटरनेट के जरिए, है ना, इसको आप कहते हैं ई कॉमर्स। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए साइबर सिक्योरिटी, तो वह ऐसा प्रैक्टिस होता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का या डेटा को डिजिटल अटैक से। देखिए डिजिटली भी बहुत सारे ऐसे अटैकर या हैकर बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाए। और रिसेंटली अभी मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था, तो जयपुर के एक बहुत बड़े पोस्ट पे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनको जो है इन्हीं जो डेटा सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी को जो अटैक करने वाले हैं, अटैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं, उन्होंने इनको डिजिटल अरेस्ट कर दिया था। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, आपके सारे चीज़ों को लॉक कर देंगे और कहेंगे कि अगर आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर दोगे तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम ये चीज़ें, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं डिजिटल आपका अरेस्ट, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है। तो अच्छा एक एंटी जो आपके वायरस सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर सकते हैं, फायरवॉल बना सकते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, डैमेज को रोकने के लिए। एनक्रिप्शन क्या होता है,
एक मेथड होता है डेटा को कन्वर्ट करने का कोड में, ताकि किसी भी तरीके का अनऑथराइज एक्सेस ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाउ आर यू और लिख के आपको टेलीग्राम के जरिए भेज दिया, और आपको बीच में अगर इसको कोई देखना चाहेगा तो वो क्या दिखेगा, उसको कोई वर्ड दिख सकता है, जैसे 1011 ऐसा कुछ दिख जाएगा। अब ये समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बोला जा रहा है, और जिसके यहाँ मैं भेजा हूँ उसके यहाँ जाके फिर ये वापस हाउ आर यू दिखेगा। तो यानी इसको हम कहते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, है ना। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, आपका पर्सनल डेटा कहीं लीक ना हो जाए, और डिजिटल एज में आपके प्राइवेसी के राइट को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको मालूम ही है, ये जो है मशीन्स को एनेबल कर रहा है ताकि वो ऐसे ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सके जिसको टिपिकली ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं, जो इंसान है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, कोई क्या कह रहा है उसको समझ लेना, डिसीजन मेकिंग करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आज हो पा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा चुका है। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो देखिए जो भी सर्विसेज हैं उनको आप जो है ना क्लाउड के जरिए ही, मतलब आप कहीं बैठे हुए हो और आपने सर्विस दे दिया। फॉर एग्जांपल जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव का, तो गूगल ड्राइव पे अपने फोटो जो है स्टोर कर सकते हो, और अपने साथ आप कुछ भी, मतलब एक बार उस आपने स्टोर कर दिया, आप जो है कहीं भी चले जाओ, फॉरेन में भी चले जाओ, वहां से आप ओपन कर सकते हो उसी आप अपने फोटो को, और आपको कोई भी चीज कैरी करने की अपने साथ आवश्यकता नहीं है, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर चाहिए, जो वहां भी मिल जाएगा, किसी और का भी हो सकता है। तो इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, जो कि क्लाउड के जरिए ही सारा चीज़ें कंप्यूट कर लिया जाता है, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ना। बिग डेटा आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, ये बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है जिसमें बहुत एडवांस टूल्स लगते हैं इसको स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इसको हम कहते हैं बिग डेटा, और इसके एनालिसिस को बिग डेटा एनालिसिस। ब्लॉकचेन भी आपने सुना होगा, ये एक डिसेंट्रलाइज लेजर टेक्नोलॉजी है, और ये इंश्योर करता है कि जो भी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं वो ट्रांसपेरेंट हो और सिक्योर हो, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी में कोई सेंध नहीं लगा सकता। और ये क्रिप्टो करेंसीज यूज करते सकती हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सारे ही यूज करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। आईसीटी आप डेली लाइफ में यूज करते ही हो, स्मार्टफोन जो भी आप फोन यूज करते हो वो है, वेयरेबल्स आजकल वॉचेज यूज कर रहे हो वो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप आसपास देख पा रहे हो कि स्मार्ट फैन आ गया है, स्मार्ट बल्ब आ गया है, सारी चीजें स्मार्ट आ गई हैं ना, स्मार्ट होम आ गया, स्मार्ट सिटी हो गया है। एथिकल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए अगर कोई भी डिजिटल एज में आप किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं ना, तो उसको मेंशन करिए, या फिर उसको अगर यूज करना अलाउ नहीं है तो मत करिए। जैसे यूट्यूब पे भी आप देखते हो कई बार कॉपीराइट आ जाता है चैनल पे, क्योंकि आप किसी का गाना प्ले कर देते हैं, तो वो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और अगर आप प्ले करते हैं तो आपके ऊपर स्ट्राइक आ जाएगा, आपका चैनल जो है वो खत्म भी हो सकता है। तो डिजिटल कंटेंट को प्रोटेक्ट करना और सॉफ्टवेयर ऐसा हो ताकि अनऑथराइज यूज को रोका जा सके और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जा सके, ये भी जो है वो जरूरी है इस आईसीटी के एज में। डिजिटल पायरेसी को भी रोका जा सके, आपने कुछ काम किया और किसी ने कॉपी करके और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके डिजिटल कंटेंट को, जैसे मूवीज आजकल देखते हो ना कि आज ही रिलीज हो रहा है और आज ही के दिन जो है वो फ्री में आ जाता है आपके इंटरनेट पे, तो वो क्या है, वो डिजिटल पायरेसी है। म्यूजिक का भी होता है, सॉफ्टवेयर का भी होता है। साइबर बुलिंग क्या होता है, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी को कोई हैरेस कर रहा है, किसी को कोई धमकी दे रहा है या उससे पैसा ऐंठना चाहता है, तो इसको हम कहते हैं क्या, साइबर बुलिंग, और ये इंडिविजुअल्स को हार्म करता है, और सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही ये किया जाता है। अब हम आगे हैं अपने यूनिट नंबर 9 पे, जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है, ये यूनिट 9। तो देखिए डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो पीपल यानी लोग, और लोगों के डेवलपमेंट अगर होगा तो उससे इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा ही होगा, ये आपको मालूम है। तो देखिए डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल मतलब बैलेंस तरीके से। तो डेवलपमेंट ऐसा ना हो कि एक तरफा डेवलपमेंट हो, बल्कि आप इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखिए, पर्यावरण का भी ख्याल रखिए, तभी जाके आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन जाता है। आप अपने आज के नीड्स को पूरा करिए, प्रेजेंट नीड को पूरा करिए, लेकिन जो आने वाला जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके भी नीड का भी ख्याल रखिए, उनकी भी जरूरतों का ख्याल रखिए। बैलेंस करके इकोनॉमिक ग्रोथ करिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान रखिए। सोशल इक्विटी या समाज में जो भी इक्विटी है उसको मेंटेन रखा जा सके, है ना, इसका ध्यान रखिए। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है आप जानते ही हो। अगर ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होगा तो इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इफेक्ट आएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो इन्वायरमेंट को ख़राब करती हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस का कारण बनती हैं। ह्यूमन सोसाइटीज़ होने की वजह से और शहरीकरण होने की वजह से बहुत सारे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बहुत सारा एयर कंडीशन लग रहा है जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिस वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। फिर जंगलें कट रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
हम देखते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को मालूम है आपको 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे। इसको सन 2000 में लाया गया था और इसका एम था, देखिए, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, सेकंड गोल। तीसरा था जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना। चौथा था चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना। पांचवा था मैटरनल हेल्थ या जो माता है, जो मातृ स्वास्थ्य है उसको इम्प्रूव करना। डिजीजेज को कॉम्बैट करना, कोई भी बीमारी है उसको कॉम्बैट करना, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, और साथ ही साथ ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए इंश्योर करना। सारे देश को आपस में मिल के इन सभी गोल्स को करना था। तो ये सन 2000 में लाया गया। 15 साल के लिए इसका टारगेट रखा गया, 2015 तक का ये रखा गया डेडलाइन। तो प्रोग्रेस तो देखने को मिला पॉवर्टी में, हेल्थ में, लेकिन बहुत सारे ऐसे टारगेट थे, स्पेशली इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाले टारगेट, जो कि 2015 के डेडलाइन तक भी पूरा नहीं हो पाए। और तभी आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। तो पहले 8 गोल था MDG में, अब ये 17 गोल हो गया SDG में। यूनाइटेड नेशन ने SDG को 2015 के जो है 15 में इसको अडॉप्ट किया, और इसका एम था पॉवर्टी एंड करना, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना, प्रॉस्पेरिटी सबके लिए हो 2030 तक। और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड था, और MDG जो है ना ये काफ़ी एक नैरो स्कोप के साथ आया था। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बहुत कुछ आ जाता था, जैसे क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात किया उन्होंने, लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात किया, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में बात किया था। इसका एम रखा गया अगेन 15 साल के लिए, यानी 2030 तक के लिए। और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इनके जरिए बहुत सारा परिवर्तन देखने को भी मिला है अभी तक भी। ठीक है, हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग आपको मालूम ही है क्या है, जो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ये बढ़ रहा है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है वो बढ़ रहा है। इससे क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, कहीं बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है। सी लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी खराब हो रहा है। मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, मतलब कैसे इससे निपटा जा सके और कैसे हम अनुकूलन कर सकते हैं, अडाप्ट कैसे कर सकते हैं अपने आप को। तो देखिए, आप जो है ना जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कॉज के ऊपर, कारण के ऊपर काम करिए। एयर कंडीशन को कम करिए, एक सस्टेनेबल सिटी डेवलप करिए, और एमिशंस को कट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाइए ताकि जो ये एमिशंस हैं वो कम हो सकें। और अडाप्टेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप अनुकूलन बनाइए खुद को और इसके इम्पैक्ट्स से एडजस्ट करने की कोशिश करिए। जैसे फ्लड के डिफेंस के लिए आपने पहले से ही कोई चीज़ तैयार कर ली ताकि बाढ़ ना आए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को आपने चेंज कर लिया, और अब जो है आप जो है यूरिया वगैरह का इस्तेमाल ना करके आप जैविक खाद का इस्तेमाल करिए। ये हो गया। इन्वायरमेंटल इश्यूज में देखें तो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन हवा में भी हो सकता है, प्रदूषण वाटर में भी या पानी में भी और सॉइल में भी हो सकता है, और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस से होता है। और मेजर टाइप अगर देखें एयर पोल्यूशन का तो स्मॉग और एसिड रेन ये होता है। वाटर पोल्यूशन के लिए ऑयल स्पिल से केमिकल रन ऑफ हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन के लिए पेस्टिसाइड वगैरह होता है। और जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसका भी लॉस देखने को मिल रहा है। तो जो वैरायटी ऑफ लाइफ है वो कम हो रहा है, यानी कि जितने सारे पहले प्रजातियां देखने को मिलती थी अब विलुप्त हो रही हैं वो प्रजातियां, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो जंगलों के काट के और अपने जो कॉलोनीज हैं वो बसाते जा रहे हैं। तो इसीलिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन उनका हो रहा है। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, गर्मी बढ़ने की वजह से भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और पोल्यूशन बढ़ने की वजह से जो पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है इससे भी हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी स्पीसीज है उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया जा रहा है, या तो हंटिंग हो जा रहा है, तो इससे भी हो रहा है। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस तो आपको मालूम चली गई। अब इसके बाद डिफॉरेस्टेशन देख लेते हैं। तो जंगलों की कटाई हो रही है, जो वन है उसको काटे जा रहा है, और लार्ज स्केल रिमूवल हो रहा है फॉरेस्ट का, और जिससे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, बहुत सारे जानवर विलुप्त हो ही रहे हैं। कार्बन सिक्वेंट्रेशन भी हो रहा है, तो यानी कि जो कार्बन पहले अवशोषित हो रहा था, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन पेड़ों द्वारा, अब जो है कम होने के कारण इन पेड़ों को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके ही यहाँ पर इन्वायरमेंट में घूम रहा है। और वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो ही रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों से पानी आता है, आपको मालूम है। तो इसलिए ये इन्वायरमेंटल इशूज़ है। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज आपको मालूम है, एक रिसोर्स होता है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। तो ऐसी ऊर्जा जो कि खत्म कभी नहीं होने वाली है और रिन्यू हो जाती है, जैसे सोलर या सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं, जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी, जो हाइड्रो पावर है, पानी के द्वारा जो ऊर्जा मिलता है, और साथ ही साथ बायोमास जो है, जो भी जंगल में गिरे हुए पत्तियां हैं, सूखी टहनियां हैं, वो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाती है। नॉन रिन्यूएबल क्या है? वो क्या होगा? जो ऐसे चीज़ें, ऐसे संसाधन जो कि फाइनाइट है, जिनका नंबर सीमित है,
और जिसको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता ह्यूमन टाइम स्केल पे, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गए। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? जब भी आप एनर्जी को बचाते हैं, एनर्जी को कम करते हैं यूज़ करना, एफिशिएंट अपने बनाते हैं ऑपरेशंस को, बिहेवियर चेंज लाते हैं ताकि जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका लाइफ स्पेन बढ़ाया जा सके और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इसको आप कहते हैं क्या? एनर्जी कंजर्वेशन। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आता है, एक इंडियन लॉ था जिसको इनेक्ट किया गया था कि इम्प्रूवमेंट देखा जा सके इन्वायरमेंट में, प्रोटेक्ट किया जा सके पर्यावरण को, और साथ ही साथ जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऊपर जो हजार्ड्स आ रहे थे इन पॉल्यूशन की वजह से, और इसको रोका जा सके, दूसरे क्रीचर्स और प्रॉपर्टी जो है उनको भी बचाया जा सके। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो देखिए एग्रीमेंट तो बहुत सारे थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि बात करता था ओजोन लेयर को बचाने के लिए, डिप्लीट होने से बचाने के लिए, खत्म होने से बचाने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल बात करता था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट बात करता है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए, और इसी के साथ साथ जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को जो एड्रेस करने के लिए। आगे हम देख लेंगे ये सारे ही जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बढ़िया से। ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो देखिए पॉल्यूशन का इंपैक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे कि रेस्पिरेटरी इशूज होगा अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर इशूज, डिजीजेज हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये सारे पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। और साथ ही साथ अगर कॉन्टेमिनेटेड पानी पी रहे हैं तो इससे वाटर बॉर्न डिजीजेज भी हो जाएंगे। वाटर बॉर्न डिजीज के रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, जैसे टाइफॉइड हो गया, वो वाटर बॉर्न डिजीज है ना, तो ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर से फैलता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है? अगर आप जो है ना वो फोकस करते हैं जो लोगों का रिलेशनशिप है उनके इन्वायरमेंट से, तो हेल्दी इन्वायरमेंट अगर बन जाए, आपस में जो आपका पर्यावरण है अगर अच्छा बनेगा तो जो बीमारियां हैं वो भी कम होंगी, है ना। तो पब्लिक हेल्थ का ही एक ब्रांच होता है इन्वायरमेंटल हेल्थ, जिसका फोकस होता है लोगों के और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप के ऊपर। फिर नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स अगर देखें तो देखिए अगर आप ऐसे फिजिकल इवेंट्स देख रहे हैं जो कि डैमेज कर रहे हैं आपके नेचुरल हैबिटेट को, आपके रहने के स्थान को, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड, हरिकेन, वोल्केनिक एरप्शन हो गया, तो इसको नेचुरल हजार्ड कहते हैं। ये नेचुरली होता है, ये बिल्कुल ही प्राकृतिक होता है, और ये डिजास्टर बन जाता है अगर जो है ये बहुत बड़े लेवल पे ह्यूमन लाइफ को या फिर जो भी मानव हैं उनको इन्होंने हार्म किया, उनके प्रॉपर्टी को हार्म किया, उनके इन्वायरमेंट को हार्म किया। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो देखिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको आप जो है प्रिपेयर करते हैं ताकि आप मिटिगेट करें या रिस्पॉन्ड करें, कोई भी डिजास्टर अगर हो जाता है तो उसके खिलाफ, यानी उससे निपट सकें। कोई भी अगर आपदा आ रहा है तो आपदा प्रबंधन जो है वो आप कैसे कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करें, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ NDRF की टीम है ना, ये हमें आपदा प्रबंधन में मदद करती है। आर्मी भी, इंडियन आर्मी जो है उन्होंने भी आपदा प्रबंधन में बहुत मदद की है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना, इवैक्यूएशन प्लान, कैसे जो है लोगों को बाहर निकाला जाए अगर उनके यहाँ बाढ़ आ जाए तो, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना अगर बार बार बाढ़ आ रहा है तो कैसा वहाँ बिल्डिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना डिसाइडेड होनी चाहिए। हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स, जैसे रियो समिट 1992 में हुआ था, इसको अर्थ समिट के भी नाम से जाना जाता है। एक मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, UNFCCC, आपको मालूम है ये सारे ही रियो समिट से निकले थे, इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है। और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसी से निकला था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका एम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबली यूज़ करना इनको, और बेनिफिट्स को, जेनेटिक रिसोर्सेज को जो है शेयर करना अच्छे तरीके से। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आपको मालूम है 2 देश आते हैं, पहला है इंडिया और दूसरा है फ्रांस। पहले जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के लिए खुली थी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती थी, लेकिन अभी ये सारे ही यूनाइटेड नेशन कंट्रीज के लिए जो है ओपन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है ना, गुरुग्राम में। हम देख लेते हैं कुछ प्रोटोकॉल या समिट्स। तो पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में आया था, याद रखिएगा। इसका एम था फेज आउट करना ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि ओजोन लेयर को खराब कर रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, और इसको जो है ना वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स माना जाता है। इसमें बहुत सारा सक्सेस देखने को मिला। फिर रियो समिट 1992 में हुआ था, इसको अर्थ समिट के भी नाम से जाना जाता है, और इसी से जो है एजेंडा 21 निकला, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर रहा था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसी से निकला, इसका फोकस था जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैविक विविधता है उसको कंजर्व करना, और साथ ही साथ सस्टेनेबल यूज कंपोनेंट्स का और फेयर शेयरिंग बेनिफिट्स का। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लिया गया, एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जो कि कमिट कर रहा है पार्टीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना। साथ ही साथ जो है ना वो किसकी चीज़ के ऊपर जो है बेस्ड था,
ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट करता है और ह्यूमन मेड जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था। पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल अकॉर्ड था, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूएनएफसीसीसी के अंदर आता हुआ, और इसका एम था ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस और प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, और इसका एफर्ट था कि कैसे भी करके हम 1.5 डिग्री के नीचे जो है इसको रोक सकें। तो याद रखिएगा एक चीज़ कि हाँ, पेरिस एग्रीमेंट जब भी बात आएगा तो वहाँ पर ये टेम्परेचर वाली बात आ जाएगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में जो एस्टेब्लिश किया गया एक इनिशिएटिव था सोलर एनर्जी को प्रमोट करना और जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है ना उसको कम करना, ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके और फॉसिल फ्यूल को सस्टेनेबली यूज़ करके फ्यूचर के लिए बचा सकें। ओके, और अगेन यहाँ पर इंडिया और फ्रांस जो है ये सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो फाउंडिंग या फाउंडेशन मेंबर होते हैं वो हैं। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी 1994 में आया था। इसका एम था डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण को कम करना, खत्म करना, कॉम्बैट करना, और साथ ही साथ जो है ना इसके इफेक्ट्स को, जैसे सूखा जैसे अगर हालात है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए नए नए जो है इनोवेटिव और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया। फिर एक है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 2015 में आया था। 15 ईयर वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसका एम था डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना और रेजिलियंस बिल्डिंग को बनाना, है ना, ये भी याद रखिएगा। एक है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी 2013, ये मिनामाटा के नाम से बहुत फेमस है, याद रखिएगा इसको भी अगर इससे रिलेटेड आ जाता है। इसका टारगेट था मरकरी एमिशन को रिड्यूस करना और मरकरी के हैंडलिंग को, मतलब मरकरी का जो वेस्ट होता है ना उसको अच्छे से हैंडल करना, ताकि जो ह्यूमन हेल्थ है उसको बचाया जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके, मरकरी क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। फिर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2015, ये भी आपको मालूम है। 17 डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी जो 8 थे उनके बाद ये 17 गोल्स आए, और इनका जो गोल है ना इनको ब्लूप्रिंट बताया जाता है, एक बेटर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर देखना सबके लिए, इसके लिए। और इसमें बहुत सारे ब्रॉड रेंज ऑफ सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशूज़ को कवर किया जा रहा है। एसडीजी 2015 में आया था, 2030 तक का टारगेट है इसका, है ना। फिर 10वां है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 में, एक फ्रेमवर्क है जो कि अडॉप्ट किया गया था CBD COP15 में, है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो था उसमें ही इसको अडॉप्ट किया गया था। और इसका एम क्या था कि कंजर्वेशन को अर्जेंट नीड बता के और सस्टेनेबल यूज़ करना बायोडाइवर्सिटी का, और साथ ही साथ जो है ना इसमें टारगेट्स भी दिए गए प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन के लिए इकोसिस्टम के, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है उनको कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे रीस्टोर करें, इसके ऊपर बात हुआ इसमें। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी यूनिट पे, हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन क्या है आपको मालूम ही है कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो वो हायर एजुकेशन है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे हायर एजुकेशन में आते हैं। और ये कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें डिग्री भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, सर्टिफिकेट भी होता है, ये सारी चीज़ तो नॉर्मल है। अब टाइप्स क्या है देखिए, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज, टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी कॉलेज। यूनिवर्सिटी आपको मालूम है कि यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट होता है, डिग्री दिया जाता है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का, और अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है। कॉलेज भी इसी टाइप का होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। यूनिवर्सिटी जो है इसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं, कॉलेज जो है थोड़ा छोटा इसी का प्रारूप है। और कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कॉलेजेज जो हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें कॉलेजेज जो हैं वो पार्ट हैं यूनिवर्सिटी का। फिर टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं कोई भी स्पेसिफिक फील्ड में, ताकि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा सके कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड या कैरियर्स के लिए, और इसका फोकस मेनली होता है नौकरी दिलाने पे। कम्युनिटी कॉलेज क्या है, 2 ईयर का प्रोग्राम अगर ये दे रहा है, डिग्री या सर्टिफिकेट दे सकता है, जिसका फोकस होता है लोकल या वोकेशनल एजुकेशन, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी कॉलेज। ऑब्जेक्टिव क्या है हायर एजुकेशन का, तो देखिए एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट। तो देखिए आप जो है आप पढ़ाई में बेहतर हो सकें, आप जो है स्किल डेवलप कर सकें अपना जो है, और इससे क्या होगा, स्किल डेवलप करेंगे तो आपको प्रोफेशनली सक्सेस मिलेगा, आप पैसे भी कमा पाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सामाजिक तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको भी आप समझ सकें, और नवाचार और अनुसंधान, इसके ऊपर भी जो है हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा फोकस रहता है, ताकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट करके और एफिशिएंट तरीके से। करिकुलम एंड पेडागोजी देखें तो देखिए करिकुलम डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोर्स कंटेंट आ जाता है, लर्निंग आउटकम आ जाता है, असेसमेंट मेथड आ जाता है, और करिकुलम रेलेवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, और अलाइन करना चाहिए जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और एकेडमिक गोल्स हैं उनसे।
पेडागोजिकल अप्रोचेज क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए टीचिंग मेथड्स जो कि हायर एजुकेशन में यूज होता है, जैसे कि लेक्चर हो गया, सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, ये पेडागोजिकल अप्रोचेज हैं। अलग अलग तरीके से जो है आप पढ़ा सकते हैं, अलग अलग तरीका, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, तो लेक्चर मेथड क्या है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया। और ये जो है अगर हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हो तो या तो आप लेक्चर मेथड से पढ़ाते हो, या फिर आप सेमिनार ले सकते हो, वर्कशॉप ले सकते हो, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू उनको एक्सपीरियंस के जरिए अनुभवात्मक शिक्षण जिसे कहते हैं वो आप करा सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच में फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, जिसमें कि आप बच्चों को पहले ही बोल देते, वो अपने घर से ही ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हैं, और क्लास में वो सारा चीज़ जो है डिस्कशन होता है, आपस में जो है डिस्कस करके, और ये जो है एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग में ऑफलाइन आप क्लास में भी पढ़ाते हो प्लस ऑनलाइन भी उनको पढ़ाते हो, तो ये ब्लेंडेड हो गया। और ऑनलाइन एजुकेशन आपको मालूम है ई लर्निंग जो होता है, इंटरनेट के जरिए जो भी चीज़ें जो भी अधिगम होता है। एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस मालूम है, एक्रेडिटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट किया जाता है, इवेलुएट करके उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। और क्वालिटी एश्योरेंस भी यही है, आप मैकेनिज्म या प्रोसेसेस को देखते हो ताकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो सके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में, और इंटरनल और एक्सटर्नल रिव्यूज, स्टूडेंट फीडबैक और बेंचमार्किंग, ये सभी इसके अंदर आ जाता है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस क्या होता है, एकेडमिक एडवाइजिंग हो गया, आप बच्चों को एडवाइस कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन से कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा करियर प्लानिंग और एकेडमिक प्रोग्रेस होना चाहिए। फिर काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सर्विसेज हो गया, जैसे कि साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए उनको आपने जो है कुछ सपोर्ट दे दिया, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट दे दिया। कैरियर सर्विस में आप जो है जॉब प्लेसमेंट में उनको असिस्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप में, रिज्यूमे राइटिंग में, कैरियर प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। लाइब्रेरीज एंड लर्निंग रिसोर्सेज के जरिए जो है आप एकेडमिक रिसोर्सेज का एक्सेस दे सकते हैं, रिसर्च डेटाबेस या फिर स्टडी स्पेसेस का एक्सेस दे सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो देखिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन में, और नए नॉलेज को जनरेट अगर करना चाहते हैं, नए ज्ञान अगर आप चाहते हैं कि उसकी उत्पत्ति हो, तो उसके लिए रिसर्च या अनुसंधान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो सोशल इशू, जो सामाजिक जो भी इशूज़ हैं उनको सॉल्व करना, या फिर कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनको स्टडी करना है। रिसर्च जो है वो फंडामेंटल या बेसिक हो सकता है, जिसमें नॉलेज इन्हेंसमेंट इज द मेन की, और अप्लाइड भी हो सकता है जिसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है। फंडिंग, रिसर्च जो है इसमें फंडिंग की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा संसाधन पैसा खर्च होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट देता है। आप जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें जब आप जेआरएफ क्लियर करेंगे तो यही आपको ग्रांट दिया जाएगा, और इसी को कहते हैं फंडिंग रिसर्च के लिए। प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सरशिप भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। फिर अगला देखते हैं हायर एजुकेशन पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। तो देखिए नेशनल पॉलिसी आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट स्टैब्लिश पॉलिसी करता है, रेगुलेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हायर एजुकेशन को फंडिंग देता है, एक्रेडिटेशन देता है, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होती है। फिर इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस होता है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, और साथ ही साथ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडीज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है। ओके, अब हम देखते हैं हायर एजुकेशन के चैलेंजेस को। जैसे पहला एक्सेस एंड इक्विटी, तो कई बार हायर एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाता है ना, सारे ही लोगों को ये एक्सेस नहीं मिल पाता है, इसलिए सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसका एक कारण बन सकता है, जेंडर या लोकेशन इसका कारण बन सकता है। फिर अफोर्डेबिलिटी, तो देखिए कई बार क्या होता है कि पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं पढ़ाने में, है ना, फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है, और इसलिए जो है बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। क्वालिटी वर्सेज क्वांटिटी हो जाता है, कई बार जो है ना क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस तो बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। ये इंडिया में खूब देखने को मिलता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं लेकिन उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तो इस वजह से भी जो बच्चे निकलेंगे उनके अंदर वो स्किल होगा ही नहीं। ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि आप जो है ग्लोबलाइज वर्ल्ड का क्या डिमांड है, क्या उनके जो है नीड्स हैं, उसके हिसाब से अडाप्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कंपटीशन जो है ये भी होता है, और इसके जरिए जो है हायर एजुकेशन में अगर आप नहीं करेंगे अपने आप को ग्लोबलाइज, तो फिर आप जो है काफ़ी पीछे रह जाएंगे। आगे क्या ट्रेंड है हायर एजुकेशन का, तो देखिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, आप जो है देख रहे हैं कि कितना डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और वर्चुअल क्लासरूम्स का इस्तेमाल हो रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ये इसको भी प्रमोट करने के लिए जो है कंटिन्यूस एजुकेशन के लिए कि भाई जीवन पर्यंत शिक्षा लोग ले सकें, तो ऑनलाइन लर्निंग के जरिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट हो ही रहा है। और साथ ही साथ जो है ना एक कोई काम भी कर रहा है, मान लीजिए कि आप जो है पढ़ा रहे हैं, आप एक टीचर हैं, तो साथ ही साथ प्रोफेशनली डेवलप होने के लिए आपने कोई कोर्स भी कर रखा है, वो भी हो सकता है। इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ ये NEP 2020 में खूब देखने को मिल रहा है, जिसमें जो अंतः विषय शिक्षण जिसे हम कहते हैं कि कई सब्जेक्ट एक साथ आप पढ़ सकते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ में जो है ना एक डिसिप्लिन में सिर्फ नहीं आप जो है फोकस करें, बल्कि अलग अलग डिसिप्लिन में फोकस करके जो है ना आप कुछ भी शिक्षा ले सकते हैं। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप में क्या होता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को एक्सपेंड किया जा रहा है, प्रोग्राम्स एक्सचेंज वाले चल रहे हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को इन्हेंस करने के लिए, रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो है फ्यूचर देखा जा रहा है हायर एजुकेशन का। तो आई होप कि ये सारे ही यूनिट्स आपके क्लियर हो गए होंगे अभी तक जो भी हमने पढ़ा।
और अब हम देख लेते हैं थोड़ा हायर एजुकेशन के कुछ कॉलेजेज जो कि इंडिया में पहले थे और उनके बारे में कुछ उनके विशेष पॉइंट्स या देख लेते हैं जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहला है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ना, इसको आप TAXILA भी आ जाएगा तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। अभी जो पाकिस्तान है उस समय पे ये इंडिया में ही सारा आता था, यानी भारत था, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहाँ था। 6th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी BC का ये इसका पीरियड है और ये मेडिसिन में इसका एक्सपर्टीज़ है ना, मेडिसिन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एंशिएंट फिजिशियन जो चरक थे उन्होंने भी पढ़ाया था, उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट मेडिकल टेक्स्ट डेवलप किया। लॉ एंड पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य को जाना जाता है, चाणक्य को। मिलिट्री साइंस, तक्षशिला जो है एक प्रोमिनेंट सेंटर था मिलिट्री साइंस के लिए, और फिलॉसफी वेदा के लिए, ग्रामर और लिंग्विस्टिक के लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, तो नालंदा जो है ये एक बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए जाने जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। प्रेजेंट डे बिहार में जो है ये 5th सेंचुरी C से 12th सेंचुरी C तक चला था। इसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना। और महायान बुद्धिज्म का स्टडी के लिए एक लीडिंग सेंटर था और यहाँ पर चाइना, कोरिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया से लोग आते थे। लॉजिक और फिलॉसफी के लिए इसको जाना जाता था। दिग्नाग और धर्म कीर्ति जो है जैसे स्कॉलर्स ने यहाँ पर पढ़ाया था। मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो यहाँ से निकला और सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ स्टडी था। आर्यभट्ट भी माना जाता है कि नालंदा में उन्होंने पढ़ाया था। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए जो है ये जाना जाता, नालंदा बहुत फेमस था। और अलजेब्रा और अर्थमेटिक के लिए तो खासतौर से फेमस था। जीरो भी आर्यभट्ट नहीं दिया था, आपको मालूम है। फिर लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए भी जाना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है तीसरा, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही स्थित था और 8th सेंचुरी C से 12th सेंचुरी C में भी इसका जो पीरियड है वो आता है 8th सेंचुरी C से 12th सेंचुरी C तक, है ना, 12th सेंचुरी C तक। और इसको भी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अच्छा, लाइब्रेरी वाली अगर बात आएगी कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो नालंदा के बारे में बात होगा, याद रखिएगा। फिर तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए इसको जाना था, जो तंत्र विद्या है उसके लिए जाना जाता था, ये तंत्र विद्या विक्रमशिला, है ना। और फिलॉसफी, ग्रामर, मेडिसिन के लिए तो जाना ही जाता था। और लॉ एंड पॉलिटिक्स, वल्लभी एक यूनिवर्सिटी था, याद रखिएगा, वल्लभी। और ये गुजरात जो आज का है, प्रेजेंट डे गुजरात, वहाँ पे ये स्थित था। बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए जाना था, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए, लॉजिक, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस और मेडिसिन के लिए। फिर मिथिला यूनिवर्सिटी था, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, मिथिला यूनिवर्सिटी ये बिहार में ही स्टैब्लिश था और 12th सेंचुरी के आसपास ये बहुत फ्लरिश हो रहा था, न्याय और मीमांसा के लिए और साथ ही साथ लॉ और वैदिक स्टडी के लिए जाता था। फिर एक ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी था, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, और ये भी बिहार में ही स्थित था। तो सोचिए उस समय पर बिहार एक सेंटर ऑफ लर्निंग था। 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी C में बुद्धिज्म, लॉजिक एंड फिलॉसफी और मेडिसिन के लिए जाना जाता था, है ना। तो ये सारे ही एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, और साथ ही साथ कुछ प्लेसेस थे जैसे उज्जैन था, आपको नाम मालूम ही होगा, तो ये। फिर काशी था, इनको जाना जाता था, ये भी सेंटर ऑफ लर्निंग थे। और इस वीडियो के जरिए मैंने आपका एक मैराथन सेशन के जरिए सारी ही चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ ज़रूर बताइएगा कल आप एग्जामिनेशन देने के बाद, आने के बाद, कि आपको इस सेशन ने हेल्प किया या नहीं किया। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी सेशन में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।